जब मैं इस कमरे में बैठ के इसकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाऊंगा तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु मुझसे बात करनी शुरू कर देगी। नॉन लिविंग थिंग्स में से कुछ कोई भी डेड बॉडीज, नॉन लिविंग, पेन, पेपर, पेंसिल, व्हाटएवर यू कैन। हीलिंग करने के लिए मैं एंटर हुआ तो उनके अंदर बच्चे की हीलिंग चल रही। अचानक से उसकी मदर ने ऐसे आंख उठाई और आंखें पलट गई। मुझे आप देखना था, मैंने बच्चे को छोड़ा और माथे पे हाथ रख दिया, पता नहीं क्यों। और उसकी मदर ने जैसे हम भूत वाली साउंड निकालते हैं, मैं नहीं छोड़, ऐसे करके इस साउंड बात करनी शुरू कर दी और जोर से चीखी। पूरे होटल में आवाज निकली। बाप बेटा कमरे से बाहर, गेट खोल के सारा होटल बाहर आ गया और मैं माथे पे हाथ रखे बैठा हूँ और ये लेडी फुल एक्साइट हो चुकी है, रियली एक्साइट हो चुकी है। एंजाइटी ब्रेथ को रेगुलेट कर सकती है, ब्रेथ एंजाइटी को। मैं सांस ही नहीं ले रहा, सांस ना लेने का मतलब क्या होता है? बॉडी सिग्नल क्या लेती है, अरे तू मर गया, मरे हुए भी डिप्रेशन जैसे। मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, क्यों बैठी इस जगह पे? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मोटिव है कि प्रमोशन चाहिए, बट मुझे इस बात को क्लियरली एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, बोलना भी होगा। मैं ये नहीं कह सकता मैं बाबा हूँ। बाबा हो तो चैनल पे क्यों बैठे हो? और बाबा हो तो बुलेट प्रूफ चैम्बर में क्यों बैठे हो? तुम्हें किसका डर है? तुम बाबा हो ना, तो तुम व्यापारी हो। पहले उससे खुल के बोल दो कि व्यापारी हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, धर्म का व्यापार कर रहा हूँ। आप अपने इमोशंस को ले आएंगे तो भी आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मैं किसी कैंसर पेशेंट को हील कर रहा हूँ, व्हाई टू बी ऑफ? कर्म है तभी कैंसर है, कर्म करे तभी ये कर्म हुआ। अकारण कुछ नहीं होता जिंदगी। किस कोई दर्द में है तो किसी कारण से है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द अवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। जब भी इस पूरी दुनिया में भारत की बात होती है तो एक जो हमारा कोर वैल्यू निकल के आता है वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी। बट शायद भारत की इस कोर वैल्यू को समझाने के लिए स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि भारतीय स्पिरिचुअलिटी कितनी अमेजिंग है ना। इसमें भक्ति मार्ग से लेके ऑकल्ट साइंसेस तक बहुत सारी चीजें आती है। मैं इस इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आई क्विकली इंट्रोड्यूस टुडेज गेस्ट टू यू। आज मैं बात कर रहा हूं मिस्टर सिद्धार्थ से, जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर है। वो एक एनजीओ रन करते हैं जिसका नाम है इकिगाई रेकी फाउंडेशन। इस पॉडकास्ट पे हमने कई सारी बातें की है, राइट फ्रॉम शामनिज्म टू हीलिंग टू एनर्जीज। इनफैक्ट जब मैं सिद्धार्थ जी से इस पॉडकास्ट पे बात कर रहा था तब उन्होंने मुझे एक बहुत ही क्वर्की और बहुत ही क्यूरियस चीज बताई। ही टोल्ड मी ऑन द लाइव पॉडकास्ट कि हमारे स्टूडियो में कुछ एनर्जीज प्रेजेंट है। अगर आप जानना चाहते हो ये क्या एनर्जीज थी, आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। मिस्टर सिद्धार्थ इज नॉट एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। वो आपकी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, वो आपका ऑरा रीड कर सकते हैं, वो एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर भी है, उन्हें ऑकल्ट साइंसेस की भी समझ है, उन्होंने एग्जॉर्सिज्म्स भी किए हैं। इनफैक्ट उन्होंने इस एपिसोड में उनके एग्जॉर्सिज्म के एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया है। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज एपिसोड्स जहां मैंने बिल्कुल बात नहीं की है। आई वॉज लॉस्ट इन व्हाट सिद्धार्थ जी वॉज सेइंग। ये एक ऐसा एपिसोड है जिसे देख के आपको बहुत मजा आएगा। आपको जो भी फीलिंग्स है अबाउट दिस एपिसोड, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। सिद्धार्थ सर, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। सर आपको एक थैंक करना था, सो फर्स्ट यू डू दैट एंड देन हम पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मुझे यही सबसे पहले पूछना है कि ये जो भी आपने एक प्रेयर बोली, ये क्यों बोली, क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रेयर का, एंड डू यू डू इट? मतलब हर इंपॉर्टेंट चीज के पहले आप इसे चैंट करते हैं? गायत्री मंत्र हमारे पास सैल्यूटेशन एक मंत्र है जो कि हर रिलैम को, हर लेवल को, हर एक जिसे हम कहते हैं एनर्जी स्टेटस को टच करता है। हम शरीर को, हम धरती को, हम जितने भी लेयर्स हैं जहां जहां एनर्जीज रिसाइड करती है उसका नमन करते हैं। ओके। तो गायत्री मंत्र एक नमन है हर चीज का। तो हम जब भी शुरुआत करते हैं तो धरती का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही जितने भी रियल्स हैं जहां तक ऊर्जा जा सकती है हम सभी को अपने साथ में जोड़ लेते हैं। उनसे परमिशन लेते हैं तो हम शुरुआत करते हैं। जी। भगवती का ध्यान करते हैं, शक्ति का ध्यान करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं।
उससे हम शुरुआत करते हैं और मेरा ये पैटर्न है कि हर सेशन से पहले मैं इसे जरूर करूं। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एक जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं शैमनिज्म। फर्स्टली आप ऑडियंस को बता सकते हैं शामन कौन होता है, शैमनिज्म की ये जो शुड आई से एक कल्चर है या टेक्निक्स है, ये क्या होती है एग्जैक्टली? ओके, शैमनिज्म को टच करने से पहले हम थोड़ा एनर्जी के बारे में चलते हैं, क्योंकि शैमनिज्म जो है एक कल्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिस का पार्ट है, एक जिंदगी जीने का पार्ट है, एक धर्म भी है, एक समुदाय भी है, प्लस एक डिसिप्लिन भी है। तो पर वो एनर्जी पर आधारित है। तो पहले हम थोड़ा ऊर्जा को समझ लेते हैं, फिर हम शैमनिज्म। जैसे कि आपको पता ही है कि हम हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं और मैं खुद हीलिंग प्रैक्टिशनर। अब लोगों का हीलिंग को लेके काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। राइट। हर इंसान का हीलिंग को लेके अलग नैरेशन आता है। राइट। कई लोग मुझे मानते हैं मैं तांत्रिक हूँ, कई लोग कहते हैं कि तुम अघोरी हो, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। एक साइंस पढ़ा ग्रेजुएट हूँ, प्रॉपरली एजुकेटेड हूँ, कई सालों से बच्चों को पढ़ाया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स को तैयार करा है कॉलेजेस के। ऐसा नहीं कि इलॉजिकल चीजों पे बिलीफ है मेरा। मेरे फादर जब अपने लास्ट मोमेंट्स में थे तो उन्होंने कहा था रेकी सीख लो बेटा। ओके। मुझे लगा कि बूढ़ा इंसान है, आगे वक्त पर इमोशनल हो गया है, अब कुछ ना कुछ बोल गया। वो तो जो हम की प्रैक्टिस करते थे? नहीं, वो फौज में थे। अच्छा, he was army person। और मुझे लगा कि डरते वक्त इंसान लास्ट मोमेंट में थोड़ा डर गया है और कुछ कह गया। तो जैसा कि हमारे पास होता है कि एक बॉय का अपने फादर से क्या रिलेशन होता है, एक सन का फादर से क्या रिलेशन होता है, मेरा भी कुछ ऐसा ही था, खट्टा मीठा रिलेशन। तो मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं। आगे जाकर जब वो नहीं रहे तो फिर वाइफ ने बोला कि जो कह गए वो कर लेते हैं। मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन इट। तो वाइफ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जाते वक्त कुछ ऐसे ही कह गए। तो रेकी की तरफ चले, इस ऊर्जा को समझने का प्रयास करा और जितना इसमें उतरे इसी के हो गए। ओके। बहुत प्रोफेशन करे, बहुत सारे काम थे, कई सालों तक काम किया, बट अब के तारीख में सिर्फ एक हीलिंग करता हूँ। और आप मुझसे पूछे कि व्हाट आई एम, आई एम अ हीलर। अब मैं हूँ क्या? सिर्फ एक हीलर। आज की तारीख में सिर्फ एक हीलर। और मुझे लगता है कि अगर हम एक हीलर बन गए तो वी आर अ बेटर पर्सनालिटी। अ ह्यूमन इज अ हीलर। ओके। जब पैदा होते हैं ये विद्या हमारे साथ में पैदा होती है। हमारा 3 स्तर में जन्म होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? जी बिल्कुल। माँ एक बच्चे को कंसेप्चुअलाइज करती है, मन में सोच चुकी होती है, वचन में बात कर रही होती है, कर्म के अंदर जीवन देती है। ऐसे ही बच्चा भी उसके साथ में 3 तरीके से जुड़ता चला जाता है। राइट। और जब पैदा होता है तो माँ और बच्चे दोनों एक साथ पैदा होते हैं। माइंड के लेवल पे तो एक बच्चा पैदा हो चुका, कर्म के लेवल पे बच्चा पैदा हो चुका, और वचन में भी कि मेरा बच्चा, मेरी माँ, वो भी हो चुका। दोनों का जन्म ऐसे हुआ कि बच्चे के जन्म से पहले वो एक स्त्री थी, अब वो माता बन गई। उस बच्चे ने ही उसे माता बनाया। यहीं से ऊर्जा का एक विस्थापन या ऊर्जा की स्थापना शुरू होती है, या प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी स्टार्ट होती है। कि जब भी ये दोनों जो 3 लेवल पर मनसा, वाचा, कर्मणा पे जुड़ चुके हैं, जब भी साथ में जुड़ेंगे ना, मैजिक होगा। इसलिए जीवन भर बच्चा जब परेशानी में होता है, कहीं कोई डिफिकल्टी में होता है, अपनी माँ को याद करता है तो इमीडिएटली हीलिंग आती है उसके पास में और वो हील होना शुरू होता है। एंड सिमिलरली माँ के साथ भी ऐसा होता है कि वो भी इस कनेक्शन को पूरा महसूस करती है। बच्चा कैसे भी उसे हाथ लगाए, जब भी कभी टच आएगा, माँ को एक मैजिक फील होता है। और यही हीलिंग है कि आप किसी से मनसा, वाचा और कर्मणा के स्तर पर जब जुड़ जाएंगे ना, तो ये माँ बेटे का संबंध बन जाता है। हीलिंग ऊर्जा हमें इस कॉर्ड को कनेक्ट करना सिखाती है, जो हमें नेवल के थ्रू अपनी माता से मिलती है, एनर्जी नेवल के थ्रू अपने हर व्यक्ति से मिलती है। सो एज अ हीलर, ये जो आपने एक कनेक्शन की बात की, ये जो एक मदर और एक चाइल्ड का कनेक्शन होता है, ये सबके साथ में आप कनेक्शन बना सकते हो? जी। ओके। एक्चुअली हम उसे मदर देखते हैं, बड़े नरिशमेंट का, नर्चर कनेक्शन है। ये एक ऐसा है जो आपके मेरे बीच में हो सकता है, जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनके मेरे साथ में हो सकता है, आपके साथ में हो सकता है। कि जब भी कभी हम अपने साथ में किसी को मन, क्रम, वचन में जोड़ते हैं, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली कुछ फील होगा। ओके। कि आई एम इनटू दैट, दैट इज इनटू मी। आप चाहे किसी ऑथर की लिखी बुक पढ़ रहे हैं, आप मनसा, वाचा, कर्मणा से जुड़ने का प्रयास कीजिए, आप उसी कॉन्शियसनेस से जुड़ना शुरू हो जाएंगे।
आप बुक को पढ़िए मत, बुक को हाथ में पकड़िए और आप एक बार ध्यान लगाइए इस किताब को। आपको नहीं पता ऑथर कौन है, किताब की बाइंडिंग हो रखी है, आप एकदम से कुछ उसका एसेंस लेना शुरू कर देंगे। क्वांटम रीडिंग में कई बच्चे करते हैं इस चीज को। क्वांटम रीडिंग एक टॉपिक होता है जहां बच्चे पूरे किताब को ऐसे स्कैन करते हैं और उनको उसकी एसेंस फील होनी शुरू होती है। यस, और जापान के अंदर इस टेक्निक को कई सालों से यूज कर रहे हैं। क्वांटम रीडिंग के अंदर आप 1 महीने के अंदर 1 लाख से ऊपर बुक्स पढ़ सकते हैं। 1 महीने में 1 लाख से ऊपर बुक्स। 10,000 किताबें तो एक नॉर्मल इंसान पढ़ लेता है, बट उसके ऊपर जाने में बहुत ताकत लगती है। कैसे करते हैं पर ये जुड़ना होता है। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं? जी, मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि अपने आप में एनर्जी का टॉपिक है, इसे सिंपलीफाई करने में थोड़ी मेहनत लगती है। मैं इस माइक से जुड़ा हूँ, पर इस माइक में मैं वही भेज पा रहा हूँ जो मेरे को अपने वचन से भेजना है। पर जब मैं अपने मन कर्म वचन को एक साथ कर लूं, एक साथ जोड़ लूं और मैं बिल्कुल इस मोमेंट में प्रेजेंट हो जाऊं और इस माइक के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का प्रयास करूं, मेरी वही बात जाएगी जो कि अभी इस वक्त के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। इस वक्त के लिए अप्रोप्रिएट है, जो मुझे कायदे से बोलनी चाहिए, और ये माइक मुझे गाइड करेगा, मैं इस माइक को गाइड करूंगा। एवरी ऑब्जेक्ट गाइड्स एवरीवन, लिविंग और नॉन लिविंग। हम हर चीज से गाइडेंस लेते हैं, कोई जीवित है मृत है, हमें दोनों तरफ से गाइडेंस आती है। एनर्जी फील्ड के अंदर यही होता है कि जैसे लोग कहते हैं ये रेकी है, ये कोई शिव योग है या कोई विद्या है जहां पर हीलिंग होती है, वो एक्चुअली एक ऊर्जा के साथ में मन क्रम वचन तीनों लेवल पर एसोसिएट हो रहे हैं। उस एसोसिएशन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप मन माता कह दें, मैं उसे देवी माता बोल दूं, मैं उसे शिव बोल दूं, शक्ति बोल दूं, मैं कोई धर्म का नाम दे दूं, पर जब मैं किसी चीज के साथ इन 3 लेवल पर जुड़ूंगा तो मुझे उससे सब कुछ मिलना शुरू होगा। सब कुछ का मतलब यह है कि आपको वहां से पैसा, पावर, गाइडेंस, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो भी चीज आप चाहते हैं आपको वहां से मिल सकती है। लोग जुड़ते नहीं है इसलिए मिलता नहीं है। और जो अपने कहते हैं ना, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। व्हाट इज पैशन? अपने काम के लिए पैशनेट क्यों नहीं होते? पैशन है क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ जुड़ना है। जो जुड़ गया, 3 चीजें आपने बोली, एक चीज आपको जोड़ना है, बट इन 3 चीजों का और सिंपलीफाई करिए कि कैसे इनके थ्रू जोड़। अब मैं अपने काम को कर रहा हूँ, यहां बैठा हूं, तो मेरे माइंड में सिर्फ ये है, मेरे वर्ड्स में इसी की बात है, और मेरे जो एक्शंस है वो आपको इसी के बारे में मेरा नरेशन दिखाएंगे या मेरे एक्शंस आपको बताएंगे। मैं इसी बीट में, अगर मेरा माइंड कहीं डिस्ट्रैक्टेड है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटरव्यू के बारे में, पॉडकास्ट के बारे में, किसी भी डिस्कशन के बारे में, मैं एब्सेंट हूं। एब्सेंट माइंडेडनेस आपको मेरे बातों में, मेरे डिस्कशन में, मेरे टॉपिक में हर तरफ नजर आ जाएगी कि दिस पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड, ये आदमी कहीं और है, यहां तो नहीं है। और मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, एब्सेंट माइंडेडनेस फील करते हैं क्योंकि वो वहां नहीं है जो कर रहे हैं, वो उसके अलावा हर जगह है। बातों में कभी कभी ऐसा होता है कि आंख कहीं और है, बात कहीं और है, सोच तो कहीं और ही चलेगी। और सोच जितनी भ्रमित होती है, एक्शंस उतने भ्रमित हो जाते हैं। करते कुछ है, कहते मैं लाइट बंद करके आया हूं, नहीं आया हूं। तुम जब कर रहे थे तो कहां थे? घर के अंदर दूध उबल तो नहीं गया, गैस जली तो नहीं रह गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा फिलॉसफी नहीं करनी पड़ती कि हिमालय में बैठ के आपको तब करना होगा। जिस मोमेंट में है उस मोमेंट में रहिए। मैं पानी पी रहा हूं, अब पानी पीते सैकड़ों थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, तो पानी और मेरे बीच में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ। मैं भोजन कर रहा हूं, मैं भोजन करते हुए सिर्फ खाने के सब बात सोच रहा हूं, टीवी पे कुछ लगा लिया, मोबाइल पे कुछ देख लिया, किसी के बारे में सोच लिया, मतलब जो काम करना था वो नहीं कर पाया। उसके अलावा हर जगह है। तो आपका मन कहीं है, वचन कहीं है, क्रम कहीं और ही जा रहा है, कर्म कहीं और। सो एक जो इन साइंटिफिक टर्म्स को डीप फोकस बोलते हैं या फ्लो स्टेट बोलते हैं, इट इज एग्जैक्टली दैट। एग्जैक्टली। ओके। और भी अगर कहें तो बीइंग द मोमेंट। बीइंग द मोमेंट से क्या होता है कि आप जो कर रहे हैं आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए। व्यक्ति का क्या होता है कि वो या तो लालच के वशीभूत हो गए कि बहुत लालच है मन में, या किसी इंटरेस्ट के वशीभूत हो गए कि मन में कहीं और कोई चल रहा है, कुछ और करना है, फंस गए। ऑफिस जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, डेली जाना पड़ रहा, डेली बॉस ने कहा है कि बेनिफिट होगा, पैसे दूंगा, आप नाच रहे। ये सबके साथ होता है जी। और मैक्सिमम लोग इसीलिए अपने परफॉर्मेंस में ना 100% दे भी नहीं पाते। अब वो 100 छोड़िए, वो 40 भी नहीं दे पाते, कई तो लोग 5 to 10% देते हैं। हाउस वाइफ है, मैं कई बार तो उनसे बातचीत होती है, काउंसलिंग के लिए आती है, अपने काम से दुखी है कि क्या काम करना पड़ रहा है, हाउस वाइफ हूं मैं। इतना नीचा दिखाते हैं तेरे महान कार्य को। इतना दुनिया का सबसे मेहनत वाला काम हाउस वाइफ का है, क्योंकि एक ऑफिस के अंदर तो आप किसी एक कार्य को कर रहे हैं,
यहाँ पता नहीं कितने कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जॉब थैंकलेस है, इसके बेसिस पर आपको पेमेंट नहीं मिलती। राइट। कल वो शायद मिल जाएगी तो हाउस वाइफ भी कॉन्फिडेंस फील करेगी, हाँ मेरे अंदर तो बहुत कुछ आ गया। तो हमारे मन क्रम वचन में हम डिफरेंस देखते हैं। ऊर्जा तभी काम करती है जब आप तीनों स्तर पर एक ही चीज कर रहे हो। हम हीलिंग के अंदर अपनी वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले वाइब्रेशन को समझना पड़ता है कि दुनिया में हर चीज वाइब्रेट करती है। मैं हूं, आप हैं, माइक है, ये हमारे पास जो रूम है, ये सब वाइब्रेट कर रहा है। अगर हम अपनी वाइब्रेशंस को इसकी वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो हम इस रूम के साथ एक सार हो जाएंगे, तारतम्य जुड़ जाएगा। एक कॉर्ड कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं इसे, या कॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे। जब मैं इस कमरे में बैठ के इसकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाऊंगा तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु मुझसे बात करना शुरू कर देगी। नॉन लिविंग थिंग्स में से कुछ भी डेड बॉडीज, नॉन लिविंग, पेन, पेपर, पेंसिल, व्हाटएवर यू कैन कॉल। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टेबल इज नॉट अ लिविंग थिंग, तो इसमें से वो वाइब्रेशंस कैसे आ सकते हैं? आपकी कामयाबी के अंदर बहुत चीजों का हाथ होता है। एक कामयाब इंसान कामयाब तब बनता है जब उसके साथ ऊर्जाएं बहुत जुड़ती हैं, और वो हर चीज की ऊर्जा को अपने साथ जोड़ लेता है। टेबल इलेक्ट्रॉन से बनी, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हमें पता है, बेसिक पार्टिकल्स। उसके अलावा हमारे पास माइक्रो लेवल पे देखें तो और भी पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसे ही एनर्जी पार्टिकल्स भी होते हैं। ये तो विजिबल की बात करी, एनर्जी के लेवल पे ये बहुत माइक्रो लेवल पे बहुत मूवमेंट कर रही है। अब जब मैं इस पे बैठे काम करूंगा और मैं इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता हूँ, इस जगह बैठते ही मैं वही फील करूंगा जो राजा विक्रमादित्य फील करते थे। विक्रमादित्य का जो सिंहासन था उसके अंदर जूल्स लगे होते, वो उनकी एनर्जी के साथ जुड़ जाते थे। सिंहासन उनकी एनर्जी के साथ जुड़ता था और जो करते थे वो 100% करते थे। इसीलिए वो सिंहासन इतना एग्जैक्टली उस सिंहासन को हमने महान मान लिया, पर महान सिंहासन नहीं है, महान अवस्था है। अवस्था है जुड़ने की। आप जुड़ जाएं तो इस चेयर पे भी आप महान हैं, और ना जुड़ पाए तो मैं आप किसी सिंहासन बैठकर भी क्वीन विक्टोरिया के सिंहासन बैठ जाए, वहां भी आप ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में कनेक्शन का फर्क होता है। आपने कई बार ऐसा फील करा होगा कि यू फील डिस्कनेक्टेड विद द पर्सन। आप किसी इंसान के साथ डिस्कनेक्टेड हैं, आप रिलेशनशिप बना ही नहीं पाते। जितने रिलेशन आपको बनाने हैं, आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। यदि दो लोग आपस में कनेक्टेड ही नहीं फील कर रहे, रिलेशन कैसा? बिल्कुल। और आजकल के हमारे जो विवाह टूटते हैं, रिलेशनशिप टूटते हैं, बहुत बड़ा रीजन यही है, क्योंकि दे फील डिस्कनेक्टेड, उनको कनेक्शन नहीं फील होता। ओके, एनर्जी के लेवल पे यदि हम पहले से उन्हें कुछ बता दें कि एनर्जी में कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है। कई बार मुझे स्टूडेंट्स कह भी देते हैं कि सर एक कोर्स लाइए या 2 कोर्स लाइए कि एक तो हाउ टू गेट मैरिड, शादी कैसे करें, और हाउ टू अपब्रिंग द चिल्ड्रन, हाउ द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन शुड बी डन, कि बच्चों को बड़ा कैसे करें। ये दोनों काम ना एनर्जी बेस्ड होते हैं। शादी में हमें एक ही चीज पसंद नहीं आती, शादी। बचपन में हमें 2 चीज पसंद नहीं आती, एक तो अपना घर और एक अपना स्कूल। बिल्कुल, क्योंकि हम टोटली डिस्कनेक्टेड होते हैं दोनों चीजों। चाहे शादीशुदा व्यक्ति को ले, चाहे छोटे बच्चे को ले, जहां है वहां खुश नहीं है तो कहीं और जाएगा। अब कहीं और की डेफिनेशन क्या है? कुछ भी। तो आप भटक सकते हैं। ऊर्जा क्या होती है? आपको जोड़ना सिखा देती है। आपने टेबल की बात करी, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, पार्टिकल्स हैं। जब मैं इन पार्टिकल से जुड़ जाऊंगा तो ये और मैं एक साथ हो जाएंगे, तो जो भी काम परफॉर्म होगा ना यहाँ पर, वो एक्सीलेंस के साथ होगा। इसमें बहुत तत्व भी काम करते हैं कि हम अपनी एनर्जी को जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगा सकते हैं। क्रिस्टल्स कोई कहता है, कोई वास्तु कहता है, कोई फैंग शुई कहता है, ये भी यूज कर सकते हैं। बट बेसिक तो आप है ना। यदि आप ही नहीं जुड़े तो एक्सटर्नल फैक्टर तो कितना ठीक कर लेगा। अब लोग रेमेडीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि भैया ये पहना दो, वो पहना दो, मोटी पहना दो। ठीक है, आप सब टहल लीजिए, और वो तत्व आपको तब तो हेल्प करेगा जब आप किसी से जुड़ना चाहेंगे। राइट। इफ आई एम नॉट कनेक्टेड टू यू इन एनी वे पॉसिबल, मैं आपके साथ नहीं जुड़ता। आप जो कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं जो कह रहा हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारा लैंग्वेज कहीं और जा रहा है। तो हमारा रिजल्टेंट कैसा होगा? आउटकम डाइवर्टेड। एनर्जी जो होती है, जैसे माँ बच्चे का एग्जांपल लिया मैंने, वो वहीं से स्टार्ट होती है। हीलिंग, अब हम मेन अपने एनर्जी का पे आते हैं। हीलिंग, रेकी एक टाइप का हीलिंग हमारा मोडेलिटी है। हीलिंग को लोग समझते हैं कि हमने कुछ करा और कुछ ठीक हो गया। जितने भी हमें सुनने वाले लिसनर्स हैं उनके लिए एक बात बता देते हैं कि
हम हीलिंग करते नहीं हैं, हमारे द्वारा हीलिंग हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करिए आप। मैं बिल्कुल What does करता this हूँ। mean? मैं पहले एक अंग्रेजी में बोल देता हूँ इसे कि वी आर नॉट हीलर्स, हीलिंग इज हैपनिंग टू अस। आप प्रेम करते नहीं हैं, प्रेम हो जाता है। राइट। क्योंकि जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका ओरिजिन और एंडिंग आपके हाथ में है, वही आप कर सकते हैं। प्रेम का और जगह और छोर हमारे हाथ में नहीं होता। राइट। बट होता क्या है कि लाइक वी से इन इंग्लिश कि वी फॉल इन लव, वी डोंट राइज इन लव। तो वी फॉल इन एनर्जी, वी डोंट राइज इन एनर्जी। कि इंसान प्रेम में गिर रहा है, प्रेम में उठेगा। ऐसी ऊर्जा में भी हमें जब उसके प्रिंसिपल्स नहीं समझ में आते तो हम ऊर्जा में गिर जाते हैं। एनर्जी ने हमें सिलेक्ट करा, हमने एनर्जी को सिलेक्ट नहीं करा। ये प्रिंसिपल होता है। इस कार्य के लिए मैं निमित्त था, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं हीलिंग भी कर पा रहा हूँ। लोग कहते हैं मैं हीलर हूँ। बेटा तुम हीलर नहीं हो, हीलिंग ने तुम्हें हीलर के तौर पे चुना है। राइट। जब एक हीलर के दिमाग में घमंड घुसता है ना, वहीं से उसका पतन शुरू होता है और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। अगर कोई इगोइस्टिक इंसान हीलिंग को लेके चल रहा है तो उसकी हीलिंग की पावर में भी फ्लक्चुएशंस होती है। ओके। मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूं। हम जब अपने आप को ओपन मोड पे रखते हैं, वेलकमिंग मोड पे रखते हैं, एक्सेप्टेंस सरेंडर मोड पे रखते हैं, आप उसमें प्राइमरी नहीं होते, आप सेकेंडरी हो जाते हो। और होता क्या, आप रिसीवर बन जाते हो। पर जब तक आपके अंदर ये रिसीवर वाला भाव है तो आपका अहम उत्पन्न नहीं होता, ईगो नहीं आता। राइट। जब हम अपने को समझते हैं कि मैं ही करता हूं और मैं ही सोर्स हूं, अब आप ईगो पे आ गए। ईगोस्टिक इंसान के पास में हर पोर लॉक हो जाता है कि या तो आप सोर्स हो या कोई और सोर्स है। आप सोर्स हो तो जितनी आपकी वैल्यू हो उतनी सोर्स हो। आपने एनर्जी का इन्विटेशन क्लोज कर दिया कि मैं ही काम करूंगा, तो एक लेवल से ऊपर आपके अंदर कुछ नहीं है। राइट। अगर आप इस एनर्जी फ्लो को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहो कि मैं सिर्फ एक झरने की तरह इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूं, मेरे थ्रू होते पास कर रहा है, तो आप भी झरना बन गए, ये झरना तो बह ही रहा है। तो ऊर्जा को लोग अपने अहंकार से बाधित कर देते हैं। ओके। हम कई बार देखते हैं उनके अंदर एनर्जी डिस्टर्बेंस भी होते हैं। अभी पिछले दिनों मैं केस स्टडी ले रहा था कि किसी को किडनी स्टोन्स थे, डॉक्टर्स ने काफी बार ट्रीटमेंट करा, किडनी स्टोन फ्री करोगे। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं घमंड पे काम करते हैं। अब उन्हें सुनने में बड़ा बुरा लगा कि मैं घमंडी हूं और मेरे अंदर घमंड आता है। मैंने कहा देखिए होता सब में है, बताता कोई कोई है, रखते सभी है, दिखाता कोई कोई है। राइट। और दिखा भी देते हैं तो इस बात को एक्सेप्टेंस में तो लेते नहीं कि मैं घमंडी हूं। कहते सर क्या करना है? मैं कहा एक हफ्ते का ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। मैंने एक हफ्ते तक आपको ये बताता हूं कि उनको मैंने एक रिजीम दिया कि जहां कहीं मैं आएगा ना, आपने मैं नहीं बोलना। और अगर आप मैं बोल रहे हैं तो मन के अंदर भाव लाना है कि ऊर्जा और आप। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने हीलिंग करी तो अंदर मैंने बोलना है कि ऊर्जा और मैंने हीलिंग करी। ओके, मतलब ऊर्जा के साथ में आपने जोड़ने के लिए कहा। आपका मैं अब मैं नहीं है, हम बन गया। राइट। लोग मैं पे टूटते हैं, हम पे जुड़ते हैं। अब ये हम का भाव जो होता है ना, इंसान को विनम्र बनाता है, और मैं का भाव इंसान को घमंडी बनाता है। राइट। तो एक हफ्ते का ट्रीटमेंट लिया कि चलो मैं का भाव हटाते हैं, हम का भाव जोड़ते हैं। उनके पास में एक हफ्ते में ऑरा में इतनी शाइन आनी शुरू हुई कि उन्हें मजा आ गया। एक हफ्ते बाद उन्होंने कोई स्कैनिंग रिपोर्ट नहीं कराई, कहता सर मुझे मजा आ रहा है, परवाह नहीं स्टोन कहां जा रहे हैं, मुझे काम कंटिन्यू करना है। कहते आपने जो भी टेक्निक करी मैं खुश हूं, मेरी बॉडी खुश है और मुझे फील हो रहा है। मैं कहा एक बार डॉक्टर भी तो सुनना। कहते डॉक्टर और रिपोर्ट जो बताएंगे मुझे नहीं सुनना, मैं इस एनर्जी को, इस आनंद को महसूस कर रहा हूं और मुझे कंटिन्यू करना है। ओके। एक महीने के बाद में उनके स्कैन हुए, रिपोर्ट्स आए, कोई स्टोन नहीं बॉडी में। मेडिसिन पहले बहुत हाई डोज की थी, मैं मेडिसिन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उनको कहा कि मेडिसिन एब्रप्टली नहीं छोड़ेंगे, हाई मेडिसिन है, फिर लो चलेगी और डोज कम करेंगे, प्रॉपरली ट्रीटमेंट चला। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि बॉडी जिस आपकी वर्स्ट कंडीशन में, खाली हम कह दें कि हीलिंग से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डैमेज है, रिपेयर करने में टाइम लगता है। हीलिंग के साथ में बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो हमें करनी पड़ती है। अगर बॉडी बहुत डैमेज है तो मेडिकल साइंस का यूज करना पड़ेगा और उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बट उसके साथ साथ बहुत सारा एक डिसिप्लिन होता है, उसे करते करते ही हम फ्री होते हैं। अगर आप आगे दे, मैं और केसेस बताऊं, कुछ डिस्कशन करूं आपसे इसमें। बट सर उसके पहले एक जी चीज, जी बहुत सारे लोग जब हम रेकी की बात करते हैं, हीलिंग किसी भी तरह की हीलिंग की बात करते हैं, बहुत लोगों का माइंडसेट होता है दिस और दैट, बोथ वाला माइंडसेट नहीं होता है। आइदर मेडिकल साइंस है या तो ये वाला साइड है। ओके। एंड आपने कहा कि दोनों को साथ में लेके चलना है। जी। तो
किस बेसिस पे आपने ये कहा, इसे थोड़ा आप बता दीजिए। ओके, मैं पहले इस बात को ऐसे आंसर करता हूँ कि डॉक्टर्स भी अपनी हीलिंग कराते हैं। ओह ओके। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स में मेडिसिन में प्रोफेसर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ओके। और वो अपनी हीलिंग करा रहे हैं काफी टाइम से। मेडिकल साइंस कहीं नहीं कहती इस बात को कि एनर्जी नहीं होती। मेडिकल साइंसेस के अंदर इवन अगर हम देखें तो एम्स के अंदर भी अभी पीछे कुछ दिनों पहले एक एनर्जी का एक डिपार्टमेंट ओपनिंग की बात आई है। अच्छा जी, और ये पेपर में पब्लिश हुआ था। ओके। मैं पेपर के हवाले से कह रहा हूँ इस बात को कि एनर्जी Wow. साइंस के लिए एक डिपार्टमेंट खोला जा रहा है, बिकॉज दे आल्सो बिलीव इन एनर्जी। वो एनर्जी में बिलीव करते हैं। डॉक्टर्स को एथिस्ट माना जाता है, या हम कह देते हैं कि ये एथिज्म है और ये ऐसे लोग हैं, मैं अनएथिकल हूं, मैं एथिकल हूं, कुछ भी मान सकते हैं। थिज्म और एथिज्म में दुनिया बांट रखी है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो एथिस्ट है? डॉक्टर से बड़ा एक भक्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि डर उसे भी लगता है। वो भी जानता है, उसने ऊर्जा देखी है, और बॉडी खोल के देखने वाला इंसान समझ चुका है अंदर क्या है। वो तो भगवान की और रिस्पेक्ट करता है। ये एक आउटर एक ऑरा बना लेते हैं कि ये तो ऐसे मानते हैं। जबकि आपको ये बात बता के हैरानी होगी कि मेडिकल साइंस के अंदर हम ये कहते हैं कि आप इस बीमारी को ट्रीट करवाइए। बीमारी का ट्रीटमेंट कई बार इस लेवल तक बढ़ चुकी थी बीमारी की, वो ट्रीटमेंट नॉर्मली नहीं हो सकता। हीलिंग से टाइम लगता है। हीलिंग से हम आपके अंदर की ऊर्जा को चेंज करते हैं, ऊर्जा का बहाव मेंटेन करते हैं। पूरा फ्लो चेंज होने में समय लगता है। डैमेज जितने सालों में हुई है उसका डेप्थ कितना है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं हीलिंग वर्क कैसे करती है। मान लीजिए कोई इंसान मेरे पास हीलिंग कराने है, उसकी बॉडी डैमेज है। बचपन में हम सब एक ही ऊर्जा से बह रहे थे। हम एक ची एनर्जी कहते हैं, इसे की कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं, हम इससे बह रहे थे। माता के गर्भ से बाहर आए, माता को भी एनर्जी फील हुई, हमें भी एनर्जी फील हुई। हमें जो हाथ लगाता है सब खुश होते हैं। बच्चे को देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या एनर्जी है, आप उसमें उंगली करेंगे, बच्चा मजे में आएगा, बच्चा आपको उंगली लगाएगा। आप वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। बच्चा आपको हाथ लगाता है, आप बच्चे को हाथ लगाते हैं। दोनों के अंदर एक ऊर्जा संचालन होता है। पर बड़े होते ऐसा क्या होगा कि आपको लोग हाथ नहीं लगाना चाहते? तो हाँ, आपके पास आते हो, किसी को कोई नफरत हो रही है, घिन आ रही है, कोई पास में आ रहा है, कोई लोग नहीं आ रहे। ये क्या हो गया ऐसा कि बचपन में तो हम सभी प्यारे थे और बड़े होते थे हम टाइप कास्ट हो गए। कोई किसी का फेवरेट है, कोई किसी का अनफेवरेट है। मतलब कहीं तो हिंड्रेंस हुई है जो बचपन में नहीं होती। जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर एनर्जी फ्लो करती है, हमारा डाइट, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा सोशल बिहेवियर, हमारा सब कुछ उसमें काउंट होता है, जितने भी हमारे पास कंडीशन है। एनर्जी फ्लो के लिए ये सब चीज बाधा भी डालते हैं और उसमें हेल्प भी करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं आप लेह लद्दाख के अंदर किसी मंक मोनास्ट्री के अंदर रह लिए, आप कुछ ही महीनों के अंदर रिजुवेनेट फील करेंगे। क्यों? कोई क्लेश है ही नहीं, इम्प्योरिटी है ही नहीं। पर क्यों नहीं? वो जो एक ऑरा बना है ना वहां का, वो बहुत प्यारा है। वो जो ग्रो करते हैं या जो मांग के लाते हैं उसे एनर्जाइज करते हैं। उसमें एक प्राण ऊर्जा एक फ्लो करते हैं, एक प्राण ऊर्जा से उसे प्रक्षेपित करते हैं खाने को। अब वो खाने के अंदर एक डिवाइन एनर्जी का जिसम फ्लो कर देते हैं, वो है। होता क्या है कि हमारे अंदर जितने भी माइक्रो लेवल पर पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। अब पार्टिकल यहां वहां भाग रहे होते हैं। आप साउंड थेरेपी दे, खाने के ऊपर एक बेल लेकर प्ले करते हैं, गॉन्ग प्ले करते हैं। अब पार्टिकल एक साथ बहने शुरू हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन था, अलाइन कर दिया। बॉडी में डिस्ट्रैक्शन था, अलाइन कर दिया। मोनास्ट्री के अंदर, मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर आप अलाइनमेंट लेने तो जाते हैं अपनी, और जितनी जल्दी अलाइनमेंट होती है इंसान कहता है वाह इबादत आ गई, रूहानियत आ गई, ईश्वरी कृपा आ गई। कृपा एनर्जी का फ्लो ही तो है। Wow, that's a great way to put it. आपके अंदर संचालन नहीं हो रहा था, उस चीज ने आपके अंदर संचालन कर दिया, फ्लो कर दिया, और जैसे ही फ्लो बन गया आपको मजा आ गया। जहां वो अटकान थी वहां पर एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हुआ, अटकान नहीं है आज। अब उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें एलोपैथिक मेडिसिन की सपोर्ट लेनी जरूरी होती है कि टेम्परेरी इसको रोकते हैं। फिर उसके बाद में जब बॉडी के अंदर पावर आ जाएगी अपने आप को हीलिंग तक पहुंचाने की, हम इसे हील करेंगे। लोग कहते हैं केवल हीलिंग ही दो, यही लेंगे, मेडिसिन पे भरोसा नहीं है। आप मेडिसिन पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? आपने अपनी बॉडी की पूरी ऐसी तैसी कर ली, गलत खाया, गलत सोचा, गलत करा, गलत बोला,
मनसा वाचा कर्मणा पे सब गलत कर लिया। ऊर्जा इन्हीं 3 लेवल पे तो काम करती है, तो आज कुछ एक्सटर्नल मोडालिटी देनी पड़ेगी ना ठीक करने के लिए। और आप अचानक आके कह देंगे अब मुझे ठीक कर दो। मिरेकल होते हैं नो डाउट, बट मिरेकल भी किसी कारण से होते हैं, उनके भी लॉजिक होते हैं। मेरे जो अपनी स्पेशलाइजेशन है कैंसर में, मेरे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट आ चुके हैं जिनका इलाज करा है। मैक्सिमम केसेस ऐसे आते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें 2 महीने का टाइम मिला है, 1 हफ्ते का टाइम मिला है, कुछ साल का टाइम मिला है। मेरा भी एक रिसेंट केस था, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी थी, वो डेथ बेड पे थी लास्ट स्टेज पे, और ये कहा गया था कि शायद 2 हफ्ते या मुश्किल 3 हफ्ते के पास है। मैं उनके पास गया देखने के लिए, यूपी के अंदर कहीं पे मुझे जाना था, और उनकी हीलिंग करने की बातचीत आई। मैंने ऑरा देखा, ऑरा बहुत नेगेटिव था, डार्कनेस थी। अभी थोड़ी देर में ऑरा के बारे में एक्सप्लेनेशन। जब ऑरा देखा उनका, मुझे डार्कनेस लगी, तो मैंने कहा कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। मेरा मन नहीं करा उनकी हीलिंग करने का, क्योंकि उस घर के अंदर भी डार्कनेस काफी थी। मेरे जाते वक्त उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, एक वर्ड बोला, बचा लो, बेटे की शादी देखनी है। अब एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक माँ के लिए बहुत बड़ा वर्ड है। मेरा भी लगा कि ठीक है, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगा कि कर देना चाहिए, मुझे लॉजिक ऐसा लगा। मैंने कहा एक काम करता हूँ, गाइडेंस लेता हूँ, एनर्जी गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो एनर्जी से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, तो मुझे आया कि एक पॉसिबिलिटी है ठीक हो सकती है। मैंने कहा आपको बिलीव करना होगा, हीलिंग करनी होगी। हीलिंग चली गई काफी टाइम तक, 7 साल बाद डेथ हुई। उस टाइम से लेके 7 साल। बेटे की शादी हुई, बेटे के बेटा हुआ, then she died, and she died with a happy face. बट कैसे हुआ ये? मुझे नहीं पता। ये प्रोसेस को समझना तो किसी के बस की बात नहीं है। ओके, हम क्या करते हैं कि एनर्जी का एक फ्लो मेंटेन करते हैं। पहले तो मुझे अपने आप को इतना बैलेंस रखना है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मुझे कुछ आपको प्रभावित नहीं करना, मुझे कुछ इंप्रेस नहीं करना, और मुझे कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं करना आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी का एक फ्लो ऑफ एनर्जी का रेगुलेशन है। मैं इसके अंदर घुसने वाला कोई नहीं होता। इस स्टेट में जाने से पहले मैं गाइडेंस लेता हूँ, एनर्जी से पूछता हूँ क्या ये हो सकता है। गाइडेंस लेते हैं, एनर्जी से पूछते हैं, इसका मतलब जी हम ध्यान में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं। एक शून्य की अवस्था आती है जहां आपका मन, क्रम वचन कोई नहीं बोल रहा होता, माइंड बिल्कुल साइलेंट होता है, एब्सोल्यूट। आप एनर्जी के साथ जोड़ते हैं, और अगर आप इसे प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि आवाज आती है, ये सबको आती है, ये इनर साउंड है और सबके पास होती है। इसे ही हम गाइडेंस कहते हैं। जब आप लगातार इससे कांटेक्ट करते हैं, ये इनर साउंड आपको गाइडेंस देती है। मैं जितनी भी हीलिंग्स करता हूं, मैं चाहे कुछ भी कोई काम करता हूं, चाहे आपके साथ एक पॉडकास्ट है, तो मैं गाइडेंस के बेस पे यहाँ बैठा हूं। जब मेरे पास यहाँ पे कोई काम आता है करने के लिए, मैं पहले एनर्जी से पूछता हूँ मुझे करना चाहिए या नहीं। तो यदि उत्तर हाँ में होता है तो ठीक है। कई बार लोग बहुत गुस्सा होते हैं, मैं काम मना कर देता हूँ। तो ये जो एनर्जी है जिससे आप पूछते हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट इज दिस एनर्जी? देखिए, यूनिवर्स के अंदर क्या है कि सब ऊर्जाएं विद्यमान है, सारी ऊर्जाएं प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से हमें गाइडेंस देती आई हैं, और ये हमारे साथ जुड़ती है। आप जितना धरती के साथ जुड़ोगे ना, आपको धरती को हाथ लगे पता लग जाएगा कि क्या वाइब्रेशन है इस जमीन में, क्या यहाँ कुछ पौधे उगेंगे या नहीं उगेंगे। आप आसमान से जुड़ के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बारिश होगी या हवाएं चलेंगी। ये गांव में आज भी लोग करते हैं, और आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाए तो वहां तो लोग बहुत करते हैं। आई हैव हर्ड मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क्स बहुत ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। ये मॉन्क्स की ही बात नहीं, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मॉन्क्स की ही बात नहीं। लोग जब भी अध्यात्म की बात होती है मॉन्क्स की तरफ चले जाते हैं। जबकि आप अगर अपने गांव में उतरे ना, जो बेसिक जगह है जहां आम इंसान रहता है, जो मेडिटेशन के बारे में जानता भी नहीं है, ये वो भी प्रैक्टिस करता है। मंक्स के लिए क्योंकि हमने मान लिया यही स्पेशलाइजेशन, राइट। ऐसा कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, एनर्जी का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। एनर्जी रॉ नेचर में मिलती है। आप जानवरों को देखेंगे वो भी ऐसी करते हैं। डॉग को वाइब्रेशन महसूस होती है। अब क्या डॉग मेडिटेशन नहीं जानता? जानता है, आपसे बेहतर जानता है। वो प्यार को जानता है, वो हीलिंग करता है। अगर आपका डॉग आपको लिक करेगा ना, आपको हीलिंग फील होगी। एक डॉग आपके साथ आके बैठ जाएगा, आपको हीलिंग फील होगी। चाहे आप डॉग से डरते हो, आप थोड़ी हिम्मत करके बैठ के देखें, गाय के साथ बैठ के देखें, गजब हीलिंग फील होगी। मैंने काउ थेरेपी एक नई स्टार्ट हुई है। मैंने कितने ही पेशेंट्स को, अल्जाइमर के पेशेंट, ऑटिस्टिक बच्चे, डिस्लेक्सिक बच्चे, गाय के पास भेजे। उनके पास में जैसे गाय का कनेक्शन आया, बच्चा हाथ नहीं लगा पाता किसी को, और गाय से गले मिलके मिला।
और गाय ने, जो कि नॉर्मल में सींग मार देती है, हम्म। उसने कुछ नहीं कहा, बच्चे को पूरी ढंग से प्यार करा। अब हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट? डॉल्फिन थेरेपी, डॉग थेरेपी, काउ थेरेपी, एनिमल कोई सा भी हो, कोई से एनिमल की थेरेपी, आजकल कितने लोग नहीं ट्राई कर रहे हैं इसे। अब आप मुझे समझा सकते हैं कि यहाँ तो कोई मेडिसिन भी नहीं है। कई लोग तर्क देते हैं कि आप सब पाखंडी हैं, ऊर्जा का काम बस कर रहे हैं, कि नाम प्लेसिबो इफेक्ट पे काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। आप मुझे यहाँ समझा दो ना कि पेशेंट ऐसे ठीक हो रहा है। सो इस टॉपिक को ये प्लेसिबो इफेक्ट वाला जो आपने कहा जी, क्योंकि बहुत सी बार हीलिंग में लोग समझते यही है ना कि वो प्लेसिबो इफेक्ट है, क्योंकि अब पहले तो प्लेसिबो इफेक्ट है ये आप लोगों को समझा दिए जिन्हें नहीं पता, एंड देन फिर इज हीलिंग प्लेसिबो इफेक्ट ये बता मैं अपने एग्जांपल से आपको बताता हूँ। हाँ। मैंने एक बार अपने एक पेशेंट को कुछ कैप्सूल्स दिए, मैंने कहा ये खा लो, आपकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी। पेशेंट को था कि हाँ सर ने कुछ दिया है, मैंने कहा मुझे इसके चाहिए 400 रुपए। मैंने 400 रुपए लिए उनसे, एक कैप्सूल का पैकेट पकड़ा दिया। अब कैप्सूल का पैकेट खा के कहता सर ये कैप्सूल तो बस है, इसमें तो बहुत ताकत है। कैप्सूल के अंदर सिंपल आटा भरा हुआ था, तो घर में आटा यूज करते और वो खा खा के खुश हो रहा है, जो ताकत था ना ले रही है। पानी के इंजेक्शन होते हैं, बहुत बार लगा देते हैं डॉक्टर। मेरे फ्रेंड्स कई लोगों में जानता हूँ डॉक्टर्स है, मेडिसिन में ब्राइन सॉल्यूशन होता है। पेशेंट है, उसे एक भरोसा चाहिए। राइट। हम सबको ना कहीं भरोसा चाहिए। मंदिर में आप जाते हैं, मूर्ति को देखते हैं, मस्जिद में जाते हैं, एक इबादत करते हैं, आप अपने ईश्वर को महसूस करते हैं, वो भी प्लेसिबो ही तो है। अगर प्लेसिबो है तो कहाँ नहीं है प्लेसिबो, और नहीं है तो कहीं भी नहीं है प्लेसिबो। राइट। आपको एक आश्वासन दिया मैंने, आश्वस्त हो गए, भरोसे में आ गए, यही तो प्लेसिबो है। राइट। आपको बिलीफ ही तो ठीक कर रहा है। अंततः तो हमें बिलीफ ठीक कर रहा है। अगर मैं बैठकर आपके पास में कह दूं मुझे ये बीमारी है, और मैं 2 मिनट के ध्यान में चला जाऊं कि ये बीमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है, मेरी बॉडी रिपेयर हो रही है, पर इतना भरोसा करे कौन? हमें तो एक्सटर्नल एजेंसीज की हैबिट डालती, या तो माँ ठीक करती है, या कोई रिश्ता ठीक करता है, या प्रेमी ठीक करता है, प्रेमिका ठीक करती है, या डॉक्टर ठीक करता है। एक्सटर्नल, आपको टूथपेस्ट चाहिए बाहर से लीजिए, क्योंकि बॉडी के पास ऐसा कुछ नहीं है आपके दांत साफ कर सके। आपको बाहर का हमारा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, वहीं से ठीक हो पाएंगे। आप अगर ध्यान में बैठ जाए ना तो आपकी बॉडी अपने आप रिपेयर कर लेगी। मैंने कई सारे अपने बॉडी बिल्डर स्टूडेंट्स को, मैंने बॉडी बिल्डर्स को कोचिंग बताते वक्त, उनको कुछ देते वक्त कोचिंग वगैरह, मैंने उनसे कहा कि आप प्रोटीन मत लेना, आप वे आइसोलेट्स वगैरह मत लेना, सिर्फ एक विजुअलाइजेशन करना है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन क्रिएट हो रहा है। ओके। उनके मसल ग्रोथ बढ़ गई। सीरियसली? उन्होंने 1 चम्मच प्रोटीन नहीं खाया। मैं कहा आप प्रोटीन की कोई चीज नहीं लेंगे, टेस्ट करते हैं। ओके। 1 महीने का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, देखते हैं आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि नहीं होती। उन्हें बिलीफ नहीं था, कहते ऐसे कैसे हो सकता है सर, हवा में से प्रोटीन थोड़ी आता है। हाँ। मैंने उन्हें मंक्स का एग्जांपल दिया कि मंक्स इतना सा टोफू खाते हैं और 24 डेज तक उनकी बॉडी उतना ही एक्टिवली काम करती है। अब इसके साथ मैंने कॉन्ट्ररी एग्जांपल दिया कि लोग भूख से क्यों मरते हैं, जबकि मंक तो भूखे रह के आध्यात्मिक होते हैं। ये तो 2 डिफरेंट कंडीशन में स्टेटमेंट आ गई कि एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, एक तरफ हम मंक को कह रहे हैं जो कि भूखा रह के ऊर्जा अन्वित हो रहा है। तो मरते कैसे लोग भूख से? जब भूख को आप अपनी चॉइस से एक्सेप्ट करते हैं, आपके पास मृत्यु नहीं होती। जब आप अपनी मजबूरी को अपने पर हावी कर लेते हैं, आप मरते उस मजबूरी से, उस डर से मरते हैं। इंसान अपनी भूख को स्वीकार नहीं करता, इसलिए भूख मार देती है। जिस दिन आप एक्सेप्टेंस का भूखे रहते हैं, वो व्रत कहलाता है, वो रोजा कहलाता है। ये हम लोग रखते रहेंगे। उत्तरायण का व्रत, चंद्रायण का व्रत कई लोग रखते हैं। ये 2 लोगों के जोड़े पे नवरात्र रखते हैं। तो भूखे हैं, 9 दिन से भूखे, वो मर क्यों नहीं रहे? उन्हें कौन सी ऊर्जा जिंदा रखे हुए है? हम कह देते हैं कि कई लोगों की मृत्यु होती है क्योंकि भूख के कारण से। भूख नहीं, लाचारी, परेशानी, एक कंडीशन जिसे वो एक्सेप्टेंस भी नहीं दे पाए। कि जो एनर्जी की हम बात चला रहे हैं, कि जो हम बात कर रहे हैं, प्लेसिबो इफेक्ट की बात कर रहे हैं। प्लेसिबो है क्या? एक धारणा, एक सोच कि हमारे पास हम असहाय फील कर रहे हैं, ये भी प्लेसिबो है। हम निराश फील कर रहे हैं, ये भी प्लेसिबो है। राइट। आपको लोग बता रहे हैं कि योर बिहेवियर इज डिप्रेसिव बिहेवियर। अरे आप कौन होते हो डिप्रेसिव बिहेवियर बताने वाले? आई एम साइकोलॉजिस्ट। यू आर नॉट गॉड, यू आर साइकोलॉजिस्ट। आई हैव अ ब्रेन, आई हैव अ बॉडी। किसी इंसान को ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करना सिखा दीजिए, उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हमारे ही इंडिया के अंदर आयुर्वेद का प्रिंसिपल है। बिल्कुल। हम आयुर्वेद विज्ञान किसका है? आयुर्वेद एक ऐसा जहां पर हम लाइफस्टाइल में एक बेहतर तरीके से जी सके। वेद की परिभाषा दी गई है, सिर्फ संज्ञा वेद की दी गई है। द वे अ पर्सन शुड बी लिविंग हिज और हर लाइफ।
और उसी देश के अंदर ये हाल है कि हमारे पास अब ओबेसिटी आ रही है, राइट, जुवेनाइल डायबिटीज आ रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी केसेस आ रही है। 8 साल का बच्चा कहता है I'm डिप्रेस्ड, और ये डिप्रेशन गांव में क्यों नहीं पहुंचा? इज इट कि वो गांव में पहुंचा नहीं है, गांव में उन्हें पता ही नहीं वो क्या होता है? अच्छा, गांव के अंदर बाढ़ आती है, शेर आता है, डिप्रेशन के कारण तो पहुंच चुके हैं कि घर में शेर घुस गया, आप रात को सो रहे थे, रात में शेर बैठा आपके साथ में, तो डिप्रेशन की तो वजह है आपके दोस्त आपसे बात नहीं कर रहे, ये ज्यादा संजीदा टॉपिक है, या शेर साथ में सो रहा है, ये संजीदा टॉपिक है? बाढ़ में घर बह गया, शहरों में घर नहीं बह रहे, आप घर बनाते हैं, अच्छा खासा BHK फ्लैट क्रिएट करते हैं, वो बह नहीं रहा है, आपकी जीवन पूंजी का घर बह गया, पूरा गांव सपोर्ट करता है, फिर से घर खड़ा करते हैं, फिर बना लेंगे। अगर इतनी हिम्मत वहां हो सकती है ना, तो ये लोग अवेयर तो हैं। जंगली कबीलों के अंदर पूरे के पूरे जंगल जला देते हैं, तबाह हो जाते हैं सब कुछ, फ्लड में, अर्थक्वेक में, दोबारा खड़े कर देते हैं। और शहरों के अंदर एक ईंट की दीवार भी हिल जाए, I'm highly depressed. This house is very negative to me. आपने इसके लिए क्या किया? हाउस तो आपको पॉजिटिविटी दे, आप हाउस को क्या दे रहे हैं? अपने घर को कितने लोग हैं जो सुबह उठ के प्रणाम करते हैं? I've seen कि मतलब बहुत सारे लोग अपने खुद के घर से खुश नहीं होते। It's like कि अगर 1 BHK तो 2 BHK चाहिए, 2 BHK तो 3 BHK चाहिए, वो वांट जो है वो कभी खत्म नहीं होता, तो वो अफेक्ट करता है घर को। आप सुबह उठ के अगर कहीं किसी पुराने इंसान से कहें ना कि आप क्या करते हैं, तो कहेंगे धरती को छूकर प्रणाम करते हैं। धरती को प्रणाम करना, अपने घर को प्रणाम करना, ये तो भूल ही गए ना। जब किसी की डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। अगर मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करूंगा, आपके अपनी हैप्पीनेस है। तो लेट मी आस्क यू दिस, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस स्टूडियो, अगर इस स्टूडियो में मुझे गुड वाइब्स जो हम बोलते हैं वो क्रिएट करना है, तो आई शुड मतलब स्टार्ट बीइंग थैंकफुल फॉर द स्टूडियो, मतलब जो आप कह रहे हैं कि प्रणाम करना चाहिए, तो एक तरह से अगर मैं वो करूंगा तो यहाँ पे गुड वाइब्स जो ऑरा उस तरह का क्रिएट होगा। मैं इसके तरीका बताऊं। आपने इस गेट को खोला, आप स्टूडियो के अंदर आए, आपने एंटर करा, पूरे मन से आपने कहा गुड मॉर्निंग। हम लोगों को तो करते हैं, अनजान लोगों को करते हैं, अपनों को नहीं करते। व्हाट्सएप पे ग्रेटिट्यूड ग्रुप्स बने होते हैं, गिव ग्रेटिट्यूड, साथ में माँ लेटी ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ। आप इस स्टूडियो के अंदर आए, दीवारों को देखा, आपने सब कुछ देखा, आपने कभी इस रोशनी को थैंक यू बोला, इस दीवारों को थैंक यू बोला कि तुम्हारी वजह से ही मैं शो रन कर पा रहा हूँ, ये पॉडकास्ट रन हो गए, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है आपके सक्सेस में। मेरे हर एक चीज का कंट्रीब्यूशन है मुझे आज बनाने में। आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, इस माइक का बहुत बड़ा रोल है हम दोनों के बीच में, क्योंकि अगर ये नहीं होगा मेरी आवाज कैसे पहुंच पाएगी। बट हमने कभी थैंक यू तो बोले नहीं। जो स्टार्टिंग में मैंने प्रे करा, चैंट करा, वो थैंक यू ही तो, कि हर चीज का थैंक यू, हर लेवल पे थैंक यू। हम थैंक यू बोलना ही भूल गए, और हम जब थैंक यू बोलेंगे नहीं किसी को, तो चीजें तो हमसे डिस्कनेक्ट होती जाएंगी ना। आप कहते हैं कि ये घर डिप्रेसिव है, कोई घर डिप्रेसिव नहीं होता, कोई भी घर डिप्रेसिव नहीं होता, इंसान उसे डिप्रेसिव बनाता है। अपने घर की खिड़कियों को यदि खोल दे, वायु का संचालन करें, धूप आने दें, आपके घर का डिप्रेशन यूं निकलेगा। लोग अपने एयर कंडीशन सिस्टम्स को ऑन करते हैं, घर के अंदर सारे गेट बंद कर देते हैं और ऐसे ही बैठना चाहते हैं, तो डिप्रेसिव तो ऑटोमेटिकली बन चुका है। लेट मी आस्क यू दिस वन क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स सर्कल्स में मैंने ये देखा है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हैं, एंड आई हैव नोटिस दिस कि उनके घर में जो आपने चीज कही कि डोर्स हमेशा ओपन होते हैं, लाइट बहुत ज्यादा है, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब थोड़े उदास ही है, मतलब देवदास टाइप्स के बन गए, उनके घर में वो खिड़कियां नहीं खोल रहे या लाइट्स ही ऑन नहीं कर रहे। ओके, तो इसका ये क्या चीज है? ओके, मुझे एक्चुअली एग्जांपल याद आ रहा है, बहुत सारे मेरे अपने केसेस याद आ गए, तो मेरे हंसी आ गई कि इस बात से याद कर रहे हैं, कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा आपने। होता क्या है कि हम लोग अपने हालात को दोष देते हैं, बदलाव अपने स्तर पे तो लाना नहीं है, और हम सभी इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम नॉर्मल अपने घरों का बिहेवियर देखें, लोगों का घरों के अंदर बिहेवियर देखें, लोग जैसा जीना चाहते हैं वैसे जीते हैं, जैसा मन कर रहा है मैं वैसे जीऊंगा। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि सुबह 3 बजे उठ के मेडिटेशन करना है। एक बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है जिसे हम ब्रह्म काल कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। यहाँ का मेडिटेशन में बहुत इंपैक्ट है, क्योंकि उस वक्त एक टाइम शिफ्ट होता है, एनर्जी शिफ्ट होती है। सनराइज आने से पहले एक ऑरा आता है यूनिवर्स का, सन का पहले ऑरा आता है, फिर सन आता है, तो ऑरा बहुत जरूरी है एब्जॉर्ब करना।
सन बहुत पावरफुल है, आप उसे एब्जॉर्ब करेंगे जल जाएंगे, और एब्जॉर्ब कर लो, वाइब्रेशन बांट रहा है। अब इस बात को समझाने के लिए पता नहीं कितनी टेक्निक्स यूज करी, नहीं मानते। कहते सर सुबह उठा नहीं जाता। मैंने क्यों? कहते रात को जल्दी सो भी गए, बट उस वक्त जो नींद आती है ना 3 से 4 बजे, सर कमाल की नींद है, बहुत अच्छी नींद है ना? बिल्कुल। अब आप एक बार बताओ, एक तरफ खड़ी नींद और एक तरफ खड़ा आपका डिसिप्लिन, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। एक शॉर्ट टर्म गोल है, एक लॉन्ग टर्म गोल है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन फील्ड के अंदर जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते, माइक्रो लेवल पे देखें तो बहुत जल्दी आते हैं, बट हमें विजिबल रिजल्ट और एक क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स, क्वालिटेटिव रिजल्ट्स दोनों चाहिए होते हैं एक साथ। क्वालिटी तो दिखे बट क्वांटिटी भी दिखे। एनर्जी फील्ड के अंदर क्वांटिटी में भी रिजल्ट्स आते हैं, बट आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अब लोग घरों के अंदर क्या करते हैं, डार्क कलर यूज कर रहे हैं, लाइट्स बहुत डिम करके बैठते हैं। आप उदासी प्रमोट क्यों कर रहे हो? अगर आपका और आपको पता है मेरा एक टेम्परामेंट जो है बहुत फ्लक्चुएटिंग टेम्परामेंट है, मैं बहुत सीरियस हूं, हर किसी को पता होता है मैं कैसा इंसान हूं। तो भाई साहब गुलजार में पढ़ रहे हो, कपिल शर्मा को थोड़ी देर सुन लो, किसी कॉमेडियन को सुन लीजिए। आप इतनी गमगीन शायरी क्यों पढ़ रहे हैं बैठे बैठे? गालिब के भी वो शेर सुन रहे हैं तो सबसे सड़े हुए शेर होंगे। हालांकि गालिब ने बहुत बड़े लिखे हैं, बट उनका जो मीनिंग निकलता है लोगों में सड़ा हुआ पहुंच गया। इतनी सेडिस्ट शायरी क्यों सुन रहे हैं जब आपका तत्व अंदर से फ्लक्चुएटिंग है, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है? आप क्यों उस चीज को डाल रहे हैं अपने अंदर? सिलेक्शन तो आपके हाथ में है ना। अगर मैं कहूं कि आपका ऑरा बहुत फ्लक्चुएटिंग है और आप बर्गर खाएंगे तो आपको नुकसान देगा, मैं तो बर्गर ही खाऊंगा सर, मुझे तो वही खाना, मुझे अच्छा लगेगा। सिलेक्शन ऑफ और चॉइसेस, उसमें आपने अपने नेगेटिव सेलेक्ट कर लिया। मैं आपसे कहूं आप फ्रूट खाइए, 10 दिन के अंदर आप खुश महसूस करेंगे। आप ऑर्गेनिक खाइए, आप लाइफ को एब्जॉर्ब कीजिए, आप अच्छा फील करेंगे। सात्विक फूड जो बोलते हैं वो इसीलिए खाते हैं जी, सोच सात्विक होती है, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, बट लोगों को ये बात ना ऐसा लगता है कि तुम तो बकवास करते हो, ये तुम्हारा एक प्रोपेगेंडा है जो तुम्हें फैलाने के लिए इस बात को लेके आए हैं। डिपेंड करता है आपका क्या प्रायोरिटीज है। किसी किसी की हो सकता है सेडिस्टिक प्रायोरिटीज है, वो सेडिज्म को प्रमोट कर रहा है। आप ऑप्टिमिज्म को प्रमोट भी कर सकते हैं। जितनी लाइफ में टूटना, मुफलिसी और गमगीनता जरूरी है, उतनी ही लाइफ में एनर्जी भी तो इंपॉर्टेंट है। बात हिम्मत वाली भी तो की जा सकती है। हमेशा एक तो फैंटेसी की बात करें, एक फैसिनेटिंग बात करें तो ही अच्छी लगेगी। और आजकल तो बहुत चल रहा है कि फैंटेसाइज कीजिए चीजों को, फैसिनेट कीजिए, तो देखिए कितना बिकता है। रियल टॉक करते हैं ना, रियल टॉक पे ये आधारित है कि अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए। या तो इंसान अपने कर्म से जीतता है, भाग्य से जीतता है, या निरंतर प्रयास से जीतता है। कई लोगों का भाग्य भी साथ नहीं देता, कभी कभी कर्म भी साथ नहीं देता। आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस तो कीजिए, पर लोग क्या होते हैं, जल्दी चलाते हैं। विराट कोहली इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। मतलब एक डाउनफॉल आया बट ही केप्ट ऑन गोइंग, प्रैक्टिस करते रहे एंड ही केम बैक। स्पिरिचुअल कोशेंट इंसान को वापस लेके आता है। शहरों के अंदर ना लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं इट्स अ टैबू। तो बकवास बातें तो पुराने लोग करते थे, बूढ़े लोग करते थे, तो कभी कभी की बातें थी। आजकल ये क्या होता है स्पिरिचुअलिटी, और कंफ्यूजन कहां पे है, रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिटी को एक ही मान लिया गया है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये बिल्कुल मैंने एक डिफरेंट टॉपिक पे लेके जा रहा हूं। ये हीलिंग से जुड़ा हुआ है, मैं इस टॉपिक को इसलिए इन्वोक करा है। आध्यात्म और धर्म दो अलग अलग चीजें। धर्म वो जो धारण करा जाए, धर्म वो नहीं जो आपको लाभ दिया जाए इससे। आपके पास कई बार ऐसा होता होगा कि माँ बाप ने कहा इस ईश्वर की आराधना करो, और आपका मन नहीं कर रहा। आप हिंदू हैं जन्म से, बट आपको गुरुद्वारे जाके बहुत सुकून मिलता है, बट आपके अंदर गिल्ट आता है कि मैं गुरुद्वारे क्यों जा रहा हूँ। तो आप धार्मिक है, आध्यात्मिक है? गाना गाते रहते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर हम बैर तो रखते हैं। आप जज करेंगे किसी के आधार पर, यदि मैं आपको सरनेम बता दूं उसका, आपको फर्स्ट नेम बता दूं उसका, आप जज करेंगे उसे। एनर्जी के अंदर, एनर्जी हीलिंग के अंदर कहां आ गया नाम? आप मेरे पास हीलिंग कराने आए, क्या मैं आपसे कम्युनिटी कास्ट पूछूंगा, सरनेम पूछूंगा, मिडिल नेम पूछूंगा? चलिए आप मेडिसिन में आ गए, हॉस्पिटल में आ गए, ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, ब्लड चाहिए। अब ये जैन का ब्लड है, ये भारद्वाज का ब्लड है, ये खान का ब्लड है। कभी पूछा किसी से कि डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है, कई लोग आजकल हालांकि पूछ लेते हैं, बट अगर मान लीजिए डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, मर जाओ, मत करो ट्रीटमेंट, वो कराएंगे ट्रीटमेंट।
क्योंकि पास ऑप्शन है। और जब बात धर्म की आती है, वो आपका ऑप्शन है आपके पास में, आप वहां तलवार बना लेते हो उसे। आध्यात्मिक इंसान में क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, धर्म में कट्टरता आती है। राइट। हीलिंग आपको फ्लेक्सिबल बनाती है, आध्यात्मिक तरफता की तरफ लाती है, और आध्यात्म आपको हीलिंग की तरफ लाता है। आध्यात्म कहता है इंसान को अपने अंदर ऊर्जा का बहाव बनाना चाहिए। मेरे पास कैंसर पेशेंट आया, मैंने उससे कहा कि तुमने ये प्रैक्टिस करनी है सुबह उठने की। अब इसमें धर्म है अध्यात्म है? मैंने उसे अध्यात्म से कहा, पर अध्यात्म मुश्किल होता है, धर्म आसान होता है कि 9 बजे उठेंगे, थोड़ी देर मंदिर में जाएंगे, ऐसे ऐसे घंटी बजा लेंगे, हो गया। भगवान को चाहिए हमारा कर्म, हमने कर दिया। तुम नित्य कर्म जो अपने लिए कर लो। चलो घंटी बजाना 1 महीने के लिए छोड़ दो, नमाज पढ़ना कुछ देर के लिए ट्राई करो कि थोड़ा अवॉइड कर दो, पर डेली उठकर सुबह भगवान को धन्यवाद दे दो मन से। कर्म कांड मत करो, केवल ऊर्जा को धन्यवाद दे दो। अपने माता पिता को धन्यवाद दो, इस धरती को, आकाश को धन्यवाद दो, पंच तत्वों को धन्यवाद दो। देखना लाइफ में बेटरमेंट हुई या लाइफ वही है। बात ये नहीं कि कुरान गलत है, गीता गलत है, सब सही थे। ट्रांसलेशन और नरेशन में बहुत डिफरेंस आ गया। जो बीच में इंटरफेरेंस करने वाले लोग अगर उन्होंने नरेशन डिफरेंट कर दिया, और हीलिंग में यहाँ पे इफेक्ट दिखता है। आप जब रिलीजियसनेस की बात करेंगे ना आजकल किसी से, तो हर कोई प्रेजुडिस है, बिल्कुल। बट आप जब स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, स्पिरिचुअल एक्सेस की बात करेंगे, सब जुड़ गए। आई थिंक सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल श्री एम है। born a Muslim but now मतलब हिंदूज में वो बहुत ज्यादा फेमस है, उनके मिरेकल्स भी सबको पता है। तो इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट कि मतलब आपका रिलीजन भले ही कुछ भी है, बट स्पिरिचुअली आप किसी भी गॉड से कनेक्ट कर सकते हो। दैट्स ट्रू, बिकॉज़ एनर्जी तो वो एक ही है, सोर्स एक ही है। मैं हर धर्म ट्राई कर चुका हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत एक दिल से कह सकते हैं कि कट्टर ब्राह्मण फैमिली के अंदर पैदा हुआ, जहां मुझे ब्राह्मण बनने में पाला गया है। बट मन से ब्राह्मण होना और तन से ब्राह्मण होना, कास्ट से ब्राह्मण होना, इसमें फर्क होता है। ब्राह्मण पहले तो एक रैंक है जो अर्जित की जाती है, राइट, उसे आपको लेना पड़ता है। और ब्राह्मण बनना किसी कास्ट कम्युनिटी क्रीड से नहीं पॉसिबल है, किसी जेनेटिकल लीनिएज से पॉसिबल नहीं है। इट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आपके इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है। ब्राह्मण कर्तव्य से बनता है, कर्म से बनता है। आप कर्म जब करेंगे नीचता पूर्वक, तो हम वहां कहते हैं कि आप शूद्र हैं, राइट, या आप क्षत्रिय हैं, या आप कहीं पे ब्राह्मण हैं। यदि मेरे सोच में मैं शूद्र हूं और कर्तव्य में ब्राह्मण हूं, तो एक्चुअली मैं शूद्र का भी ज्यादा लेके चल रहा हूं, राइट। ठीक है, मैं कर्तव्य से ब्राह्मण हूं, बट मन के अंदर शूद्र हूं। इंसान चारों वर्णों को लेके चलता है। कभी मैं पैसा कमा रहा हूं तो मैं व्यापारी हो गया, मैं एक ऐसे व्यापार क्षेत्र में आ रहा हूं जहां मुझे कमाना है। जब मैं धर्म की बात करूंगा, ज्ञान की बात करूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, राइट। जब मैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं किसी चीज को बचा रहा हूं, क्षत्रिय हो गया। धर्म में ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। अध्यात्म में सिखाता है कि हमारा ओरिजिनेशन क्या है, और अवेयरनेस से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने कई पेशेंट की हीलिंग करते हुए उन्हें अवेयर करा उनके बारे में कि आपके अंदर क्या चीज है, तत्व क्या आपका, अवेयरनेस कीजिए। और थोड़े टाइम के बाद उनको ऑरा एनहेंस हो गया, उनको हैरानी हुई कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे पास एक मेडिटेशन होता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, मैं मॉर्निंग 5 बजे कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ अवेयरनेस के बारे में फोकस होता है कि आपके बारे में आप जान लें। नाइट में भी मेडिटेशन कराते हैं, तो नाइट में स्लीप में जाने के लिए कि शांत मन से हो जाए, राइट। सोने से पहले मोबाइल देखकर ऐसे वो फेसबुक और चैटिंग देखकर ना सोएं, बस आप ध्यान में जाएं, सो जाए। उससे मेरे आधे से ज्यादा पेशेंट हील हो गए। लोगों ने कहा कि उस मेडिटेशन के बाद में मेरा एक कर्जा जो बचा हुआ था किसी के ऊपर, उसने मुझे पैसे देने शुरू कर दिए। ओके, अब इट मे बी कोइंसिडेंस, मेरे लिए भी था कोइंसिडेंस। जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो गया हो किसी कारण से, थैंक यू बोलने की हैबिट है, थैंक यू बोल गया। 1 ने बोला, 2 ने बोला, 100 ने बोला, 1000 ने बोला। अब मेरा दिमाग खराब होना शुरू की, हो क्या रहा है, कहीं तो कुछ ऐसा जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मॉर्निंग मेडिटेशन से किसी के पैसे की रिकवरी कैसे हो सकती है? मेरे पास कितने ही केसेस मैं आपको दिखा सकता हूं, करोड़ों का लोन था मेडिटेशन की वजह से। एनर्जी, इट्स एनर्जी, इट्स नॉट मेडिटेशन ओनली। जिसे आप मेडिटेशन कहते हैं वो ऑरा बिल्डिंग कहते हैं उसे। ऑरा पे थोड़ा सा मैं नरेशन बताऊं कि ऑरा है क्या। आपके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हम सबके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे साथ वाइब्रेट करता है। लोगों को लगता है शरीर ही इंपॉर्टेंट है, बट शरीर के अंदर और बाहर बहुत सारे ऊर्जा के लेवल होते हैं, राइट। आपका ऑरा आपकी बीमारी को जो आने वाली है उसे महीनों पहले देख चुका होता है।
जैसे मेरे पास लोग ऑरा रीडिंग के लिए आते हैं, तो हम उनको अपनी थर्ड आई से सेंसिंग स्कैनिंग करके रीड करते हैं, स्कैन करते हैं, जो कि आप मेडिटेशन स्टेट में किसी को भी कर सकते हैं। घरों की स्कैनिंग करते हैं, सेंसिंग करते हैं। अब जब देखा कि इसकी बीमारी आने वाली है, मैंने कहा कि क्या आपके हाथों में दर्द होता है, आपकी बैक में दर्द होता है, घर में ऐसा कुछ हो रहा है? सर अभी तो नहीं हो रहा। मैंने कहा आने वाले वीक्स में अगर हो तो मुझे बताइएगा। अभी रिसेंटली मुझे एक पेशेंट ने कांटेक्ट किया कि सर 2 साल पहले आपने कहा था कि आपके पीठ में कुछ होगा। कहता सर मेरी पीठ पे एक्जिमा होना शुरू हो गया। मैंने एग्जैक्टली बोला था राइट साइड पे आपके स्कैपुला के ऊपर एक्जिमा का पहला मार्क आया और वहां पर वो आना शुरू हो गया। और कह रहे सर मेरे को डॉक्टर को मैंने कंसल्ट करा आपके पहले, और डॉक्टर ने कहा कि ये जल्दी से जल्दी ठीक कर लेते हैं, दवाइयां चल रही हैं, काफी टाइम हो चुका है, कोई फर्क नहीं। फिर गाइडेंस ली, मैंने कहा 4 महीने चलेगा, उसके बाद ये शांत हो जाएगा, बट आपको कुछ एक्शंस क्लियर करने हैं। आपके अंदर ना एंग्जाइटी बहुत आ रही है, आपका वायु तत्व प्रभावित है, क्योंकि 5 तत्व का ही बैलेंस है जो हमें ह्यूमन के अंदर कोई बीमारी लाता है, स्पेशलिटी लाता है। अब जैसे इंसान ने सोच को निर्धारित करा, सोच वायु तत्व से गवर्न होती है, पानी भी होता है, वायु भी होती है, जो तेज सोच होती है वायु से गवर्न होती है। मन जल तत्व होता है। अब जैसे जैसे उसके दिमाग के अंदर वायु आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, आजकल एंग्जाइटी बोल देते हैं, हर चीज एंग्जाइटी है, तो वायु को मैंने उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तरीके बताए, और बेसिक ये बताया खाने के बाद बेटा बैठना मत जब तक गैस रिलीज ना हो। ग्राउंडिंग करनी थोड़ी देर सिखाई मैंने, काफी सारे मेथड से मैं कुछ मेथड बता रहा हूं। लकड़ी के स्टूल पर बैठना, मिट्टी के अंदर हाथ डालना, जमीन पे बैठ के खाना खाना, ये कुछ मेथड बताए। अब ये जैसे उसने टेक्निक करनी शुरू करी, उसके पास एक इचिंग का सॉल्यूशन आना शुरू किया। एक्जिमा जो था पहले कंटेन हुआ, फिर स्क्वीज हुआ, फिर और स्क्वीज हो गया। सर पहले तो मेडिसिन चल रही थी, अभी भी चल रही है, बट मेडिसिन मिरेकुलस इफेक्ट दिखा रही है, राइट? जब ये साथ में काम चल रहा है, एक्जिमा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन तीनों पर ही ये एक्सपेरिमेंट्स करे और बहुत बैलेंसिंग आए। सर ऑरा रीडिंग तो मतलब मैं कभी बिलीव नहीं करता था इस चीज में, बट आई हैड समवन ऑन द शो जो ऑरा रीडिंग करते थे, और वो शो पे थे, उनका एपिसोड अब तक रिलीज नहीं हुआ, तो आई कैन नॉट टेक हिज नेम, बट उन्होंने मुझे देखा, आई जस्ट आस्क्ड हिम कि मुझे बताओ मेरा ऑरा रीड करके क्या दिख रहा है। तो ही सेड कि मतलब आई कैन सी कि यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट मनी, जो कि मैंने किसी को बताया नहीं था, बट ही वाज राइट अगेन देयर। और उन्होंने मुझे बोला कि कुछ दिन में तुम्हारा पेट खराब होने वाला है। मैंने कहा ये आपको ऑरा रीड करके कैसे पता चल गया? तो ही वाज लाइक कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू द प्रोसेस कि मैं कैसे करता हूं, बट मुझे ये दिख रहा है कि पेट खराब होने वाला है तुम्हारा। आई लेट इट गो, कि मतलब मेरे दिमाग से भी निकल गया। एंड फिर एक हफ्ते के अंदर मेरा सच में पेट खराब हुआ, एंड आई वाज लाइक ही हैड सेड दैट। तो ये कैसे एग्जैक्टली पता चल जाता है? कुछ प्रैक्टिकली बताऊं आपको, अनफिल्टर्ड। जब मैं आपके पास यहाँ आया तो मुझे कोई इमोशनल स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत दिखा, आपके हार्ट पे लोड दिखा, और आपकी पिछली साइड पर स्पाइन के पास में हार्ट के पीछे मुझे पेन दिखाई दिया। आपके आर्म्स की तरफ आता हुआ पेन दिखाई दिया, और आपके नाभि के आसपास का कोई इश्यू दिखाई दिया। और ये आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में या तो होगा या होना शुरू हो चुका होगा। एक मुझे कुछ बहुत उदास फैक्टर दिखाई दिया और कुछ एनर्जेटिक फैक्टर दिखाई दिया। हम लोग जब भी किसी को मिलते हैं और जैसे हम किसी से हाथ मिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, उसको अभिनंदन करते हैं, ग्रीट करते हैं, हमें उसके एनर्जी लेयर्स दिखाई देने शुरू होते हैं। ये मेडिटेशन का सिंपल नियम है, कोई भी कर सकता है। छोटा 4 साल का बच्चा भी मेडिटेशन कर सकता है और 90 साल का इंसान मेडिटेशन कर सकता है। ऑरा स्कैनिंग के साथ मैं एक मेडिटेशन को भी डिफाइन कर देता हूँ। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि कैलाश पर्वत में जाए या कहीं पहाड़ों में जाए और बैठ के बस ध्यान करें। मेडिटेशन होता है बीइंग इन द मोमेंट। मैं आपके साथ हूँ, मैं यही हूँ, मनसा वाचा कर्मणा के पूरे तरीके से। जब आप मेडिटेशन स्टेट की बात करते हैं तो लोग एक चीज और भूलते हैं, सांस लेना। आप केवल ढंग से पानी पीने और सांस ले लेना तो आप मेडिटेशन कर चुके हैं। एक सोहम मेडिटेशन होता है या हम सो मेडिटेशन, कुछ तो सोहम या ओम मणि पद्मे हो या लम वम रम यम हम, ये कोई भी मेडिटेशन या ओम मेडिटेशन, ये मेडिटेशन के बीज मंत्र हैं या एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है जो आप यूनिवर्स के साथ चैंट भी कर रहे हैं। आप ये ना भी करें, आप बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दें, गहरी सांस को एंजॉय करें। मेरा रिलेशन मेरे साथ में एंजॉय कर रहा हूँ पूरी सांस लेते हुए, और लोग पूरे दिन यही नहीं करते।
जितने भी लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट को भी लोग सुनेंगे, वहां भी अगर सॉल्यूशन चाहते हैं, कुछ देर बस अपने सांस को नियंत्रित करिए। जब बहुत स्ट्रेस में हो, आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रीथ पे ध्यान दो, उसे डीप करो, नहीं होती, एब्रप्टली नहीं होती, तो एक काम करो, सांस लो, भर लो और रोक लो, मत लो सांस। एंजाइटी ब्रेथ को रेगुलेट कर सकती है, ब्रेथ एंजाइटी को। मैं सांस ही नहीं ले रहा, सांस ना लेने का मतलब क्या होता है? बॉडी सिग्नल क्या लेती है? अरे तू मर गया। मरे हुए में डिप्रेशन कैसा? मैं सांस लेता ही नहीं, मैं बार बार अपनी सांस को होल्ड करूंगा, जितने भी सेकंड्स को कर पाए। कोई 1 मिनट कर सकता है, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट। सांस मत लो, थोड़ी देर डिसिप्लिन पे आ जाओ, आप देखना दिमाग के अंदर सोच आनी बंद हो जाएगी। यदि आप मेरे सामने बैठे हैं, आप कुछ सेकंड अपनी सांस रोक लें, आपका माइंड शून्य हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में संकेत जाएंगे मौत आ रही है। और जब मृत्यु आती है ना, तो कोई भाव नहीं आता। मेडिटेशन इस मृत्यु को ही जानना है। श्वास छोड़कर, श्वास लेकर, वो छोटा सा एक बिंदु भी आता है बीच में, जहां ना श्वास ले रहे होते ना छोड़ रहे होते, ये छोटा सा बिंदु मृत्यु का बिंदु होता है। You are dead in that. Exactly. You need to be dead also. Life is about enjoying the life as well as the death. Celebrating the life, celebrating the death. हम जीवन को तो बहुत उत्साहित होके उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं, डेथ के बारे में क्या? सर्कल ऑफ लाइफ कंप्लीट कब होता है? जब आप ढंग से जी लीजिए और ढंग से मर लीजिए। मरना हर सेल का हो रहा है। आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, सेल ढंग से नहीं मर पा रहा। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, सेल लिविंग में भी ढंग से आएगा, डाइंग में भी ढंग से आएगा। सर दिस रिमाइंड्स मी, बहुत सारे लोगों को सांस कैसे लेना ये नहीं पता, क्योंकि मुझे जब पता चला तो मैं भी शॉक था कि मुझे किसी ने बोला था कि ये एक, उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया था, ये करेक्ट तरीका होता है सांस लेने का। मैं सोच रहा था, मैं आई वाज 24, मतलब एक दो साल पहले की बात है, मैं अपनी जिंदगी के 24 साल गलत सांस ले रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? बहुत डिप्रेसिव स्टेटमेंट है कि मैंने सांस भी नहीं लिया एकदम से, काम को तो किए नहीं किए, सांस भी नहीं लिया। सो होता क्या है कि सांस लेने में, हवा भरने में थैला फूलता है, हवा छोड़ने में थैला सिकुड़ता है। बेसिक प्रिंसिपल। बहुत सारे लोग इसको उल्टा करते हैं। एग्जैक्टली। इससे हम योगिक ब्रीदिंग कहते हैं कि जब सांस लें पेट फूले, जब सांस छोड़े पेट सिकुड़े। आप सांस छोड़ रहे हैं, पेट फूल रहा है, तो एंटी हो गया ना। ये आई थिंक सो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना पेट कम दिखाना होता है, तो वो दबाने के लिए करते हैं, एंड ओवर द टाइम वो उनकी आदत ही बन जाती है। देखिए वो जरूरी भी है, सोशल प्रेजेंस तो जरूरी है। थोड़ा सांस को अंदर भर के अच्छा लगता है कि हाँ कम हो गया। जब खाने से नहीं हो रहा तो सांस तो हो ही सकता है, बट जब आप सांस भरते हो, गलत है कि सांस भरेंगे, आप सही सांस भरते हो, सांस रोक लो ना। ठीक है, आपको तोंद नहीं दिखानी, तोंद छुपानी है, मुझे भी होता है कि तोंद छुपी होनी चाहिए। सांस भर लो और होल्ड करो, फिर सांस छोड़ते हुए पेट को आप अपना अंदर की तरफ लेके जाओ, फिर सांस लो और पेट को फुला दो। ये स्टार्टिंग में याद रखना पड़ता है, राइट, कि भाई सांस ले पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ पेट जाना चाहिए। मैंने भी समझ किया था, ये नोटिस कर रहा था कि क्या हो रहा है पेट। रिदम बनाना पड़ता है क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती, बट आप देखना आपका डिप्रेशन खत्म होता रहेगा। ये बेसिक फिनोमेना है डिप्रेशन खत्म होने का। श्वास पे ध्यान दें, पानी पे ध्यान दें। जो लोग ढंग से पानी नहीं पीते, ढंग से ब्रीदिंग नहीं करते, उनकी लाइफ में फ्लो नहीं होता। राइट। और इमोशन क्या है? फ्लो ही तो है। आपको फ्लो मेंटेन करना है तो फ्लूइड चीजें अपनी मेंटेन कर लीजिए। बजाय थेरेपी लेने के, अगर आप इतना फ्लूइड मेंटेन कर लें और या किसी ऐसी जगह पे रहें जहां फ्लूइड मेंटेन होता है। जैसे मैंने कई बार डिप्रेशन के पेशेंट को, एंजाइटी वालों को कहा कि पानी के आसपास थोड़े दिन बिता के आओ और बहते पानी में हाथ डालो। उनको मजा आया, पैर डाल के बैठे रहे पानी में, घंटों बैठे रहे, रोने का मन करा, इमोशंस बाहर आए, चीखे चिल्लाए, कैथारसिस हो गया, रेचन हो गया। नेचर रेचन करते रही है। शहरों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हवा ही नहीं आती, एयर कंडीशन हवा छोड़ रहा है, हवा आर्टिफिशियल है। डिप्रेशन तो अपने आप बैठा हुआ है। मैं जहां भी कहीं रहता हूं, धूप जरूर आनी चाहिए मुझे जिंदगी में। जब मैं हीलिंग सेशन में जाता हूं, उससे पहले मैं खड़ा होकर धूप में थोड़ी देर अपने को एनर्जाइज करता हूं, चार्ज करता हूं। ये प्रकृति की दी हुई एनर्जी है तो सही, आर्टिफिशियल की जरूरत क्यों पड़ेगी मुझे? और अब हम धूप को देखे हुए महीने हो जाते हैं कि लास्ट टाइम धूप कब देखी थी पता है। बिल्कुल मॉर्निंग की धूप, जो हमारी सनराइज के बाद की 1-2 घंटे की धूप होती है, बहुत प्यारी होती है। सर लेट मी आस्क यू दिस, क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में काम किया। जी। तो एक आई एम आस्किंग दिस एज अ ब्लूप्रिंट, कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें ब्लूप्रिंट मिले। जी।
एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है, एंड आई एम आस्किंग दिस फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स कि मतलब एक्सरसाइज वाले पर्सपेक्टिव से भी एंड जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है, मेडिटेशन हो गया, जी। कुछ हो गया, उस एस्पेक्ट से भी, तो जी। क्या क्या करना चाहिए लोगों को? डिस्प्लेसमेंट, एज इन माइंड, बॉडी, वर्ड्स। हम्म, माइंड के अंदर किसी सोच को लंबे टाइम तक मत रखिए, ओके, चेंज करते रहिए। ये तो स्ट्रेस बढ़ेगा। कुछ भी बढ़ेगा, चाहे आपको इससे कोई नाम देते हैं। मैं कहता हूं अंदर बैठे हुए छोटे से हनुमान जी हैं जो बढ़ जाएंगे, आप उसे कोई भी नाम दें, पर कुछ अंदर ऐसा बढ़ेगा जो कि आपको कुछ ना कुछ तो क्लेश दिखाएगा। आप चाहे उसे नेगेटिव एनर्जी कर दें, आप उसे पॉजिटिव एनर्जी कर दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। आप नेगेटिव बोलना या अपने बोलने को माइंड की थॉट्स की तरह से पुराना मत छोड़िए, अपने वर्ड्स में कुछ नए सेंटेंसेस लाइए। स्टेगनेंसी ना तो सोच में, ना जबान में, ना कर्म में होनी चाहिए। जब डिस्प्लेसमेंट होगी ना, विचारों में भी, जबान में भी, कर्म में भी मूवमेंट होगी, डेफिनेटली इंसान बेटरमेंट की तरफ जाएगा। आप डिप्रेसिव में एक जगह टिक के मत बैठिए, आप वॉक कीजिए। आप डिप्रेसिव में एक सोच को क्यों लगातार चैंटिंग कर रहे हैं? अच्छा मैं आपको जोक सुनाता हूं, प्लीज हंसिएगा। उसके बाद मैं दोबारा सुनाता हूँ सेम जोक, फिर हंसिएगा। फिर दोबारा सुनाऊंगा, फिर हंसिएगा। पर आप एक दुख को तो याद रखिए, बहुत बार हो रहे हैं। तीसरी बार जोक पर क्यों नहीं हंस रहे मेरे? मैं तो उदास हो जाऊंगा आपके। मेरे तो मन नहीं कर रहा आपसे बात करने का, क्योंकि आप मेरे तीसरी बार जोक पर नहीं हंस रहे। बट मैं सेम सैडनेस वाली स्टोरी सुनाऊंगा, आप 3 बार हो सकते हैं। ठीक है स्टेट। लोग आजकल इस विशेष सर्कल को ब्रेक नहीं करते कि मैं एक सॉबिंग स्टोरी को, एक सैड स्टोरी को बार बार रीटेक कर रहा हूं, रिप्ले कर रहा हूं और उस पर जी रहा हूं। सेम स्टोरी पैटर्न तोड़िए। ब्रेकिंग ऑफ पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेगनेंसी क्रिएट्स स्टेगनेंसी। सड़ा हुआ पानी ना, रुका हुआ पानी सड़ा हुआ पानी बन जाता है। बहते पानी में कोई सड़न की महक नहीं आती। और हमारे इमोशंस ना हम कई सालों से रोक रहे हैं। वर्ड्स को एक से बिठाया हुआ है, कोई बदलाव नहीं है जबान में, वाणी में, कर्म में बदलाव नहीं, सेम वही पैटर्न। जब सेम पैटर्न तो सेम रिजल्ट भी तो आएंगे ना। मैंने क्लाइंट को बोला, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन और देता हूं। हमारे पास फ्री डिस्टेंस हीलिंग होती है जो हम हर शनिवार को करते हैं। हर हफ्ते करीबन 5,000 से ऊपर नाम आते हैं, 5,000 नेम पर वीक। तो साल भर के 1 लाख से नेम ऊपर चले आते हैं। तो 1 लाख केसेस मेरे पास आते हैं जिनको मैं देखता हूं कि क्या फर्क आया। जब ये काम शुरुआत की थी तो बिलीव हमारा भी नहीं था कई चीजों पे कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। लोग वहां अपना नाम डालते हैं, अपने इश्यूज डालते हैं, और सैटरडे को हम आधा घंटा उनको हील करते हैं और फुली डिवोटेड, डेडिकेटेड होके मेजर पेशेंट्स को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। स्टेगनेंसी छोड़ने के लिए उन्हें मैं कुछ वीडियोस भी स्प्रेड करता हूं, टाइम पर कुछ ना कुछ वहां पर कंटेंट डालता हूं ताकि उनको वो चीज पुश करे। बहुत लोग उसे पढ़ते भी नहीं है, मैं जानता हूं बहुत लोगों को, वो उसे अगर देख भी लेंगे तो एज अ इंफॉर्मेशन के हाँ सर ने कुछ डाल दिया होगा, ठीक है। बट जो लोग उसे ध्यान से देख रहे हैं, उसकी भी कैटेगरी होती है कि कोई लोग सिर्फ एक बार देख लेते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं, बट कुछ लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप अगर मूवमेंट ले आते हैं ना, मूवमेंट आती है, बदलाव आता है। छोटे लेवल पे ही सही आप लेके आइए मूवमेंट। और यंग बर्ड्स से तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इनको स्टेगनेंसी प्रमोट नहीं करनी चाहिए लाइफ। अगर आप काउच पोटैटो हो गए हैं, आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं सारे, तो थोड़ा टाइम में बीमारी तो अपने अंदर आएगी। जेनेटिक्स में भी इवन ट्रांसफर होती है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, अभी मेरे पास 7वां या 8वां केस है कि जब मदर प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी कुछ ही दिनों में होने वाली थी, तो मैंने तब हीलिंग शुरू करी। 8 या 10 केसेस है मेरे ख्याल से, 10 केसेस है एग्जैक्ट। जब उनका बेबी डिलीवर हुआ, उस बेबी का नॉर्मल ऑरा नहीं था, डिवाइन ऑरा था। और अभी रिसेंटली 3 वीक्स पहले मेरे क्लिनिक पे एक लेडी आई थी अपनी बेटी को लेकर। उस बच्ची का ऑरा इतना सुंदर था, मैंने इतना डिवाइन, मेरी हीलिंग कैसा ऑरा था? जैसे अगर मैं कभी माता सरस्वती को विजुअलाइज करूंगा, माँ गौरी को विजुअलाइज करूंगा, तो जो मुझे सुकून मिलेगा ना, अगर जो समझ सकते हैं इस बात को, या दुनिया में सबसे प्यारी सुंदर एक एहसास को एक्सप्लेन करूं, तो वो जो एहसास होता है ना, वो उस बच्चे में था। और उसकी स्माइल हम देखी ना, हमारे हीलिंग सेंटर पे
सब लोग मेस्मराइज हो गए कि इतनी सुंदर स्माइल किस बच्चे की हो सकती है, जबकि कई बार बच्चे आते हैं सिर में दर्द करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम कहते हैं पेरेंट्स कि प्लीज कंट्रोल कीजिए इसको। और ये एक बार नहीं हुआ, ये कम से कम 10 बार हुआ, और मैंने डिलीवरी होने के 2 दिन पहले हीलिंग स्टार्ट करी है। मैं यहाँ कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने महीनों से काम करा है। अब इसे आप मिरेकल भी कह सकते हैं कि 2 दिन में कैसे हो सकता है। माँ का ऑरा बहुत डिस्टर्ब था। इन 10 केसेस के अंदर माँ जो थी डिप्रेशन में थी और वो किसी मुसीबत से डील कर रही थी। तो बच्चा तो कायदे से नेगेटिव होना चाहिए था आइडियली, बच्चे का ऑरा अच्छा नहीं होता। अब 10 केसेस में कैसे? चलिए 1-2 में तो हम कह सकते हैं कि ठीक है फ्लूक था, ये तो कोई कोइंसिडेंस था, कुछ भी कह सकते हैं। अब मैंने इसको रूटीन बनाया, अपने हीलर्स को बोला कि आप भी ट्राई कीजिए, और मुझे सिमिलर रिपोर्ट्स के केसेस आ रहे हैं या सिमिलर केस रिपोर्ट्स मिल रही है। खाली मेरे साथ नहीं, मेरे हीलर्स के साथ भी कंडीशन होनी शुरू हुई कि सर हमने काम करा, रिजल्ट्स हैं। आपका व्यक्तित्व जो होता है, आपका ऑरा जो होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो हमारा आसपास का एक मैग्नेटिक फील्ड है जहां पर हम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं। अगर हम इन पार्टिकल की मूवमेंट को अलाइन कर दें, हमारे शरीर को और इन पार्टिकल को एक साथ कर दें, तो हमारे आसपास ना एक सिमिलर मूवमेंट वाला लेयर बनता जाए। यही तो आपका आर्मर होता है। इसे तुम आभा बोलते हैं कि बुद्ध की आभा थी, महावीर की आभा थी, ऋषि मुनियों की आभा होती है। मतलब मन में जो है, वचन में वही है, कर्म में वही है। इसे हम एनहांस कैसे कर सकते हैं? इसे एनहांस करते हैं आपके एक्सेप्टेंस और सरेंडर से पहले तो, ओके, फिर मेडिटेशन से, और अगर मैं और बेसिक पे चलूं तो ब्रीदिंग से, पानी पीने से और ब्रीदिंग से। मतलब कोर सब चीजों का ब्रीदिंग पे है। लोग कहते हैं बाहर सब कुछ है। मैं कई बार मेडिटेशन कराते हुए सिर्फ सांस पे ध्यान करने को बोलता हूँ। लोग कहते हैं सर करा ही नहीं जा रहा। मैं कहा आपको कुछ नहीं करना। कहते सर हो नहीं पा रहा। मैं कहा पहले अपने को ढीला छोड़ दो। आपको कुछ एक्टिविटी नहीं है कि मैंने इस पर नंबर देने, मार्क्स देने हैं, ये कंपटीशन नहीं है। आपने सिर्फ इतना काम करना है कि अपने पास में अपना सारा फोकस हर चीज से हटाकर ब्रीदिंग पे लेके आना है। और देखो मैजिक क्या होता है। इसे आप सिंपलीफाई कर सकते हैं कि अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस लाना है, मतलब किस तरह से लाना है, क्या करना है। मैंने इनहेल करा भी, मैंने इनहेल को होते देखा, मैंने एक्सहेल करा, मैंने एक्सहेल को होते देखा, बस। आप अभी बैठे बैठे मेरे सामने कई मूवमेंट्स कर रहे हैं, क्या आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है? पर आपकी बॉडी कर रही है, फिर आप देख क्यों नहीं पा रहे? मैंने अपना हेड टिल्ट करा राइट साइड पे, मुझे पता है मैंने अपना हेड टिल्ट करा राइट साइड पे। मेरी बैक का स्पाइन का लेवल इस वक्त टिल्टेड है, मुझे पता है किस एंगल में टिल्टेड। अवेयरनेस से मुझे दिखाई दे रहा है मैं कैसा हूं। क्या आप अभी अपने आप को देख पा रहे हैं? या जितने व्यूअर्स हमें देखेंगे सुनेंगे, क्या वो अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं? I don't think so. सबको करते हैं, अपने आप को खुद को कोई नहीं करता। एंड दैट इज द इशू, दैट इज द प्राइमरी इशू। हम हर किसी के लिए अवेयर हैं। अगर आपको सलाह देनी मेरे पास बेस्ट सलाह है, बट अपने लिए सलाह है ही नहीं। मुझे अगर देखना आता, मुझे आपको देखना आता, क्या मैं अपना ऑरा देख सकता हूँ? ध्यान में जाऊं तो मैं सबका ऑरा देख सकता हूँ। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा नरेशन और देता हूँ। हीलिंग के अंदर जब नया नया आया था ना, मैं पहले तो मुझे बिलीव नहीं था। मैं पता नहीं कैसे बावले लोग होते हैं, ऐसे करते रहते हैं, कहते हैं हीलिंग हो गई, अगला भी कहता मजा आ गया। मतलब तुम लोगों को खरीदी पब्लिक है, तुम्हारे पास अभी बिके हुए लोग आते हैं, तुमने सारे पैसे देके खरीदी ऑडियंस है। अब थोड़े दिनों में मैंने और देखा, मैं यार फिर से वैसे बैठे हुए मिल गए मुझे, ऐसे कर रहे होते हैं, कहते हैं हीलिंग हो रही है, अगला कह रहा है हीलिंग रिसीव हो रही है। यार फेक शो है, यहाँ तो पागल होगा बस्ती है, मैं नहीं करने का। अब कुछ टाइम बाद मुझे लोगों के विचार सुनने शुरू हो गए। ओके, साथ वाला इंसान क्या सोच रहा है, मैं बैठा देख रहा है, ये किसकी आवाज है इधर से? मैंने कहा आपके दिमाग में ये विचार चल रहा है? कहता है हाउ डू यू नो? वो अनकंफर्टेबल हो गया। ओके, एक से पूछा, 2 से पूछा, मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, मुझे अपने कोच के अंदर 8-10 लोगों के विचार सुनाई देने शुरू हो गए। अब मैं इस पावर को समझ नहीं पा रहा, मैं परेशान हो रहा हूँ कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पागल होने वाला हूँ, मुझे क्या सब कुछ दिखना शुरू हो गया या क्या सुनना शुरू हो गया। अब मैं उनकी बॉडी को देखा तो मुझे बॉडी में दर्द दिखना शुरू हो गया, इसके हार्ट में दिक्कत है, इसके लंग्स में दिक्कत है, मुझे नरेशन नहीं मिल रही। मैंने अपने टिस्टर से कहा, कहते हैं कि यू कैन सी ऑरा, आप ऑरा देख सकते हो। मैं कहा ये क्या मतलब होता है? मैं सर जॉल डाउन करोगे इसे, थोड़ा बताओगे इसके बारे में, तो ऑरा देखना क्या होता है और ऑरा होता क्या है? कहते हैं हमारे आसपास आभा मंडल होता है, एनर्जी फील्ड होता है, उसमें आप देख रहे हो। मैं शरीर देख रहा हूँ, मुझे वहां काले स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, मुझे बताओ काले स्पॉट्स क्यों दिख रहे हैं मुझे?
मैं पागल तो नहीं हूं, अपना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाऊं मेरी आंखों में खराबी है, कहते ये तू ऑरा देख रहा है। मैं कहा इसका मीनिंग क्या है भाई? उन्होंने अपनी तरीके से मुझे समझाई कहानी, मेरी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, मुझे लगा यार ये तो नहीं है मेरा एक्सप्लेनेशन। हमारे कई शरीर होते हैं, हमारा फिजिकल सेल्फ होता है, हमारा इमोशनल सेल्फ होता है, हमारा एनर्जी सेल्फ होता है, हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ होता है, हमारा कार्मिक सेल्फ होता है। जब हम किसी को अंदर तक देख सकते हैं, बाहर तक पूरा गेज कर सकते हैं, तो हम उसे कार्मिक सेल्फ तक को देख सकते हैं कि आपने अपने कितने जीवनों में क्या क्या करा है। इस बात का पता मुझे तब चला जब एक दिन मेडिटेशन स्टेट के अंदर अचानक से मैं अपनी पास्ट लाइफ में कूदना शुरू किया। 11 पास्ट लाइफ में कूद गया। आपको सुन के फैसिनेशन फील होगा, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको फैसिनेशन फील होगा, बट ये मेरे लिए बहुत पेनफुल जर्नी। मैं 1.5 घंटा वो जो देख रहा था, पहली बात तो मुझे भरोसा नहीं कि जो देख रहा हूँ ये हेलुसिनेशंस है, ये रियलिटी। क्या दिखा? मुझे अपने बहुत सारे सेल्फ दिखे, और अपने नहीं, मुझे कुछ लोग दिखे, और मैंने हर किसी की मृत्यु जरूर देखी। किसी को हार्ट में मार के मारा है, किसी को स्पाइन में कुछ मार के मारा है। एक मंक का फॉर्म दिखा, एक ईगल दिखा, एक बोर दिखा, एक बियर दिखा, एक लायन दिखा। अब लोग कहते हैं कि शैमनिज्म का पार्ट होता है। मैं आता हूं कि उस ओरिजिन पॉइंट पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे कि शैमनिज्म कैसे होता है। अब मुझे ये समस्या आ गई कि शैमनिज्म क्या होता है। इन्होंने एक और नई चीज दे दी। पहले मुझे ऑरा से डीलिंग नहीं आ रही थी, अब मुझे शैमनिज्म पकड़ा दिया उन्होंने। कहते तू शैमन है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आया मुझे 1.5 घंटे में हुआ क्या। ये कौन सी ट्रेन में बैठा दिया मुझे, कूदा भी खुद ही। लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं इसे। वो रिग्रेशन ऑटोमेटिकली हुआ, मुझे पता नहीं था कैसे बाहर आना से। मुझे 3 से 4 महीने लगे अपनी नॉर्मल स्टेट में आने। मैं इतना डिस्टर्ब हो गया इस चीज से। जब मैं हीलिंग करनी स्टार्ट करी, कमरे के अंदर अलार्म बजने शुरू हो गए अपने आप। खाली स्पेस में से आवाजें आ रही है, मुझे दिख रहा है कुछ नहीं है, पर इसमें से आवाज आ रही है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है हो क्या रहा है। डायमेंशन, मेरे को एक एंटिटीज दिखनी शुरू हुई, वो एंटिटीज इंटरेक्ट करना शुरू हुई। अब मुझे नहीं पता करूं क्या इसके साथ। एक टीचर मिले मुझे, उन्होंने दिखाया मुझे कि एनर्जीज होती है, पढ़ाया मुझे, बताया इसके बारे में कि एनर्जीज होती है। अब उन्हें पता नहीं क्या दिखा, वो छोड़ के चले गए। अच्छा। दूसरे टीचर आए, मैं नहीं गया, वो आए। उन्होंने अप्रोच किया कि डू यू वांट टू लर्न दिस थिंग, ऐसे अप्रोच आया मेरे पास। और मैं सौभाग्यशाली था, टीचर्स ने खुद अप्रोच करा। पहले गुरु के पास मैं गया, उनसे सीखा, उसके बाद तो अपने आप अप्रोच है। दूसरे छोड़ के भागे। मैं तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है, तुम छोड़ के भाग रहे हो मेरे पास से। अब मुझे ऑर्डर लगता था। रात को 3-3 बजे कुछ मुझे ऐसा फील होता है मेरे आसपास कुछ चीज है, मैं उठ के बैठ जाता। लोग और परेशान होते हैं मेरे घर के भी कि एक पागलों की तरह से रात को ये हरकतें करता। जैसे हमारी दुनिया है, ऐसी एनर्जीज की दुनिया है, एंटिटीज की दुनिया। ये केवल एक संसार नहीं है जिसमें हम डील करते हैं। जब मेडिटेशन करते हैं, अपने ऑरा को देखते हैं, तो उसके साथ में कई सारे ब्रह्मांड हमारे जुड़ने शुरू होते हैं। हमारा हर एक सेल्फ ना उतना सीमित नहीं जितना हम समझते हैं। ये अपने आप में ब्रह्मांड है एक तरह से। इनके साथ ना कई सारी कम्युनिकेशंस एस्टेब्लिश होनी शुरू होती है। अब उसका कॉन्टेम्पलेशन तो हम फिजिकल ब्रेन से करते हैं, फिजिकल सेल्फ से करते हैं। आपको मैं कहूं इस कमरे के अंदर 18-20 एनर्जीज है। आप कैसे मेरी बात को समझेंगे? 18-20 एनर्जी चल फालतू, और भी उतनी है जितनी मैं देख पा रहा हूँ। अब उसके वाला वो बताओ। एनर्जीज है एज इन, मतलब इसे हाँ। सिंपलीफाई करिए। एनर्जीज है को सिंपलीफाई करके ये कहूंगा कि हमारे अलावा जैसे हम हैं, ऐसे ऊर्जाएं बैठी है। एज इन गोस्ट? नो। ओके, स्पिरिट्स? नो। तो क्या है? एनर्जीज। अब होता क्या है, जैसे आपने कहा कि घोस्ट और स्पिरिट्स, ये 2 ही वर्जन है हमारे पास। घोस्ट क्या होते हैं? दांत निकले होते हैं, काले कपड़े पहने के ऐसे कर रहे हैं। उनका मतलब मैंने बचपन में सुना, चुड़ैल होती है, चिपट जाती है। मैं कैरेक्टरलेस है, कह रही ऐसा कौन इंसान हो सकता है किसी चिपट जाए? मैं तो किसी चिपटूंगा नहीं जाके। नरेशन गलत था। वो डायमेंशनल स्पीशीज हैं, जैसे हम उन्हें नहीं देख सकते, वो भी हमें नहीं देख सकते। ओके। ना वो हमें देख सकते, ना हम उन्हें देख सकते, अनटिल और अनलेस हमारा कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट ना हो जाए। और जब हम इंटरडायमेंशनल व्यू ले लेते हैं, तो आसपास क्या चल रहा है, ये वर्ल्ड केवल ये वर्ल्ड नहीं है, इसके अलावा भी संसार है, ये पता लगता है। इस बात का पता किन लोगों को लगता है? जब लोग कैलाश पर्वत जाते हैं,
कई लोग हिमालयाज में तप करते हैं, उन्हें डायमेंशंस फील होती है। इट इज नॉट द ओनली वर्ड। आप मंदिरों में फील करते हो कि देयर इज सम अदर थिंग, एंटिटी इज देयर। आई जस्ट फेल्ट समथिंग इन माय स्पाइन, मुझे स्पाइन में कुछ फील हुआ, हार्ट में कुछ फील हुआ, मेरे आसपास से कोई चीज ठंडा करते हुए चली गई। कैसे नरेट करोगे? भानगढ़ में फील होता है भूत है, हाँ, सबने कहानियां गाई है भूत है भूत है भूत है। आप कैसे नरेट कर पाओगे इस चीज को? क्वांटिफाई कैसे कर पाओगे? होता क्या है कि हमारे एनर्जी शेल जो होता है उससे इंटरेक्शन होता है। ओके, इमोशंस के थ्रू हम इमोशन जुड़ते हैं। आप एक इमोशनल इंसान हो, मैं एक इमोशनल इंसान हूं, बॉन्ड एस्टेब्लिश बहुत आसान है। आप फिजिकल इंसान हो, मैं फिजिकल इंसान हूं, बॉन्ड एस्टेब्लिश है कि मैं जिंदगी में शरीर को प्राथमिकता देता हूं, प्रायोरिटी देता हूं। आप भी देते हो, जुड़ गए। आप एनर्जी को देते हो प्राथमिकता, मैं भी एनर्जी को देता हूं, हम एनर्जी शेल में जुड़ गए। आप कहीं भी होगे, आपकी एनर्जी में कोई शिफ्ट आएगा, मुझे फील हो जाएगा। राइट। एनर्जीज को भी ऐसे ही हमारा वो एनर्जी और फील होता है। ये हमारे सारे शरीर होते हैं, पंच शरीर कहते हैं, कोश भी कहते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये लेवल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कॉरस्पॉन्ड कर पाते हैं या एक जुड़ पाते हैं। हर किसी का एक सोल का जर्नी होता है। कई लोग अपनी सोल को बहुत फ्रेश फील करते हैं, कंफ्यूज से रहते हैं लाइफ में। उन्हें लगता है लाइफ में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछने के लिए, इमोशन नहीं एक्सप्रेस करने के लिए। न्यू सोल कहते हैं ऐसे। कई लोगों के पास में लाइफ में हर आंसर प्रेजेंट होता है, अगर वो आंखें बंद करेंगे तो सारा उत्तर आ जाएगा। इसे ओल्ड सोल कहते हैं। और कई सोल ऐसी होती हैं जो एनलाइटन सोल होती है, जो लास्ट अपनी बर्थ में खड़ी होती है, इसके बाद जीवन मृत्यु का चक्र खत्म। ये सोल के लेवल पे थोड़ी सी बातचीत बनी होती है, हालांकि एंटायरली डिफरेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये सोल की पर्पस हुआ है, सोल की जर्नी हुई। आपका कोश एक्टिवेशन, आपका लेयर एक्टिवेशन आपके मेडिटेशन में भी डिपेंडेंट होता है, आपकी सोल की जर्नी पे भी डिपेंडेंट होता है, आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंडेंट होता है, आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंडेंट होता है। ये मैंने क्यों बताया? ताकि लोग समझ सके कि हम कई चीजों से जुड़कर कुछ एक रिजल्टेंट आउटकम तक पहुंच पाते हैं। महावीर ही महावीर क्यों बने? बुद्ध ही बुद्ध क्यों बने? एनलाइटेंड सोल थे, लास्ट बर्थ थी, अब इसके बाद बस गैदर हो गया, समझ में आ गया, लेसन जो था ले चुके। जनरल लोगों के पास ये अप्रोच ही नहीं होती कि हमारी सोल भी ऐसी हो सकती है। इस बात को समझने में शायद कई व्यूअर्स को बहुत डिफरेंस भी होगा कि ये कैसे हो सकता है। तभी है शुरुआत कहां से है? ब्रीदिंग और मेडिटेशन से। ब्रीदिंग वही कोर है। सिर्फ आप कोई मेडिटेशन ना करें, कोई मंत्रिक, कोई यांत्रिक, तांत्रिक कुछ मत करें, आप सिंपल श्वास पे ध्यान दें। एनर्जी अटैक वाले लोग आते हैं हमारे पास, पोजेशन हो गया। हाँ, ये चीज मुझे ये पूछनी थी कि डार्क एनर्जी बहुत लोग बोलते हैं ओके काला जादू कर दिया। ओके, तो क्या होता है ये? मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। मेरी क्लास में कोई आई थी लेडी, और मुझे क्लास के अंदर बैठते ही ऑरा फील हुआ कि यहाँ पर कोई है और जो कि बहुत पावरफुल तांत्रिक है। अब मैं थोड़ा सा ना छेड़ने वाला इंसान हूं, मैं छेड़ देता हूँ अगले वाले को, सामने वाले को, और बता देता हूँ कि तुम कुछ कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम कुछ कर रहे हो। तो मैंने क्लास में बोल दिया कि यहाँ पर किसी के पास मोहिनी विद्या है, और वो जो भी कोई है ना अपनी विद्या को सीमित कर ले, क्योंकि मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। आप जितना ही प्रयास कर रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद में आपके हार्ट चक्र में पेन होने वाला है, फिर मुझे मत कहना। मैं पहले से मैं डिस्क्लेमर इशू कर रहा हूँ, आप चलिए। थोड़ी देर में वीडियो बंद हुआ, मीटिंग से बाहर। और जैसी वो एंटर हुई, मेरे बाकी हीलर्स ने कहा सर स्क्रीन पे देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है। मैं बेटा मैं देख चुका हूँ, मैं इनको वार्न कर दिया है, मैंने उनको बता दिया है कि आप क्या कर रहे हो, आई एम वेल अवेयर। वो दोबारा नहीं आई। कुछ महीनों के बाद फिर आई, पर तमीज में आई। मोहिनी विद्या क्या होता है? किसी को अपने में वश में करो। ओके। उनमें वो कमाल था, उन्होंने सिद्ध करा हुआ किसी चीज को, और वो एंटिटी भी दिखाई दे रही थी कि सिद्ध करा हुआ है। ये एक अलग टॉपिक है, किसी और दिन इसके बारे में बात करेंगे। बट एक्चुअली में क्या होता है, लोगों के पास में उन्हें लगता है कि सिद्धियां जो है वो देख नहीं सकता। जिसके पास नजर है ना, वो कुछ भी देख लेगा। मेडिटेशन पे आप जितना स्ट्रांगली फोकस्ड होंगे, आपको पता है मेरे को क्या देखना है और क्या। जब मैं आपको देख रहा हूं तो एज अ ह्यूमन तो मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, एज अ इमोशन भी आप दिखाई दे रहे हैं, एज अ एनर्जी भी आपको देख सकता हूं, आपके पास्ट लाइफ भी देख सकता हूं, यदि ध्यान करें तो। जब मैं इस बटन को बंद करना चाहूं तो मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आप दिखाई देते हैं। ये रेगुलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं इस फील्ड के अंदर स्टार्टिंग में आया, रेगुलेशन फील्ड नहीं था। मैंने आपको बताया, मैंने पूरी मेट्रो की विचारधारा पढ़नी शुरू की।
अब सर से पूछ रहा हूँ, टीचर से पूछ रहा हूँ, मैम से पूछ रहा हूँ, आंसर ही किसी के पास नहीं मिल रहा कि हो क्या आपको उस चीज का अफेक्ट होता है जब आप किसी चीज बहुत ज्यादा मैं रोता था। आज भी कई बार ऐसा होता है कि हम हीलिंग के दौरान किसी ऐसी एनर्जी से इंटरेक्ट करते हैं जो अपने इमोशंस नहीं निकाल रहे। अब हमारी इमोशनल बॉडी कनेक्ट हो चुकी है, तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे आंसू निकल जाते हैं और उससे आराम आता है। कभी ऐसा हुआ है मतलब हीलिंग में कि किसी लेट्स से किसी कैंसर पेशेंट को आप हील कर रहे हैं या किसी भी पेशेंट को, तो उनके जो डिजीजेस है या कुछ है वो आपके तरफ आने लग जाए, आप में ट्रांसफर हो जाए? जी, मैं अब बताता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि बॉडी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है, कोई सी बॉडी कनेक्ट हो सकती है। यदि मैं आपको लेकर सिंपैथी डेवलप कर लूं, एम्पैथी नहीं, तो मैं फिर आपकी लाइफ जीना शुरू हो गया। मैं ईगो में आ जाऊं, मैं अहम को बढ़ा दूं अपने कि मैं हीलर हूं, मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, मेरे अलावा विद्या किसी के पास नहीं है, भाड़ में गए बुद्ध महावीर, मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि एक बहुत प्यारा भाव है, पर वो सहजता का भाव है, अकड़ता का भाव नहीं है। इंसान अकड़ होकर अहम ब्रह्मास्मि गए तो रावण वाला हाल रहता है। अगर अहम ब्रह्मास्मि इंसान पूरी शालीनता के साथ बोलेगा तो यूनिवर्स उसके अंदर उतर आता है। एनर्जी हीलिंग में कई बार हीलर आते हैं कि मैं हीलर हूं और ये ऊर्जा मेरी है, तुम कुछ नहीं हो। जिस दिन यूनिवर्स की आंधी चली ना, तुम ऐसे निमट जाओगे, इतने थे, इतने हो, इतने ही मर जाओगे, यही रियलिटी है। और इस बात को समझने के साथ में जो हीलिंग करेगा उसे हम अकार्मिक हीलिंग कहते हैं। ओके। जब आप कर्म को करते हो तो एक होते हैं अकर्म, एक होते हैं सकर्म। मैं आपको हील कर ही नहीं रहा, मेरे थ्रू हीलिंग हो रही है। आपको दिक्कत क्या है? मैं आपको हील नहीं कर रहा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कोरोना में मैंने ये क्लास में एग्जांपल लिया था, मैं उसी को लेकर। कोरोना के अंदर लोग घर से बाहर निकल रहे थे। एक मजदूर है, कमाई करने के लिए बाहर गया, उसे इन्फेक्शन लग गया। और एक लेडी है घर के अंदर, उसने एक कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो प्रोडक्ट घर पे आ गया और उसे उस सेल्स मैन से या डिलीवरी बॉय से कोरोना लग गया। इन दोनों कंडीशन में कोरोना का मैं हीलिंग करने बैठा हूं, पर दोनों का रीजन तो अलग अलग है। एक लेडी जो कि शॉपोलिज्म की एक हैबिचुअल है या अपनी लाइफ में लोनलीनेस फील कर रही है, तो शॉपोलिक बिहेवियर से उसे कैप्चर या रीइंबर्स कर रही है या उसे बैलेंस कर रही है, ये कहानी अलग है। और एक गरीब मजदूर, इसके पास पैसे नहीं है, बाहर निकला, इन्फेक्शन लेके आ गया, दोनों की हीलिंग में डिफरेंस है। यदि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं सब कुछ हूं, तो मुझे दोनों का कारण ही पता होना चाहिए हीलिंग करते हुए। और मैं दोनों को अलग अलग डोज दूंगा कि आप 5 mg हीलिंग लेंगे, आप 10 mg हीलिंग लेंगे। एग्री? क्योंकि आपके रीजंस भी अलग अलग है। जब मुझे कुछ नहीं पता ना, मैं सिंपल कहूंगा इनका जो भी कारण था ना, वो कारण आप जानते हो। मैं सिर्फ हीलिंग को अपने थ्रू चैनलाइज कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं हूं, आप सिर्फ एक चैनल, आप एक बस अपनी इस अवेयरनेस को लेना कि यू आर चैनलाइजिंग द एनर्जी, दैट्स ऑल। हीलर्स तो अपने अहम को ले आते हैं तो इन्फेक्शन फॉर्म आता है, वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आप अपने इमोशंस को ले आएंगे तो भी आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मैं किसी कैंसर पेशेंट को हील कर रहा हूं, व्हाई टू बी कर्म है तभी कैंसर है, कर्म करे तभी ये कर्म हुआ। अकारण कुछ नहीं होता दुनिया में। कोई दर्द में है तो किसी कारण से है। खुशी में I'm sorry, I'm interrupting you, but this is something which I would love to know कि बहुत सारे, अब जैसे हम ये कर्म वाली बात है, तो बहुत सारे लोगों के पिछले लाइफ के कर्म होते हैं, इस लाइफ के कर्म होते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ में वो चीजें हो रही हैं। जी जी। एंड यू एज अ हीलर उन कर्मों को निकाल रहे हैं और उन्हें हील कर रहे हैं। बट मैं यही रोकता हूँ, मैं किसी कर्म में इंटरफेयर नहीं करता। ओके। आपके जो कर्म है उसे केवल आप ही काट सकते हो। मैं एज अ हीलर कभी उसे कर नहीं पाऊंगा कुछ भी। और अगर किसी ने हीलर ने किसी कार्मिक इंटरफेरेंस करने का प्रयास भी करा, वो खत्म हो जाएगा। सो जो आपने एक स्टोरी बताई थी वो कि 7 years बाद में शी डाइड, दैट वुमन, अपनी बेटी की शादी देख के, तो व्हाट इफ उनका जो टाइम था वो उसी वक्त था बट आपने उसे एक्सटेंड किया, तो हाउ डू यू डील विद दैट? अगर उनका टाइम तभी होता तो तभी मर चुकी होती। क्योंकि मेरे पास ऐसे एक एग्जांपल भी है, मैं आपको इसको कास्ट करता हूँ। एक किसी लेडी ने मुझसे हीलिंग मांगी, कैंसर पेशेंट थी, लास्ट स्टेज पे थी। मैं हीलिंग पे जा नहीं पाया, 2 महीने तक हीलिंग की रिक्वेस्ट आती थी, मैं जा नहीं पाया। दिवाली के बाद का टाइम था, उनकी बहन ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि अब तो आप चल लीजिए, मुझे पता नहीं कितना टाइम है आपके पास। अब मैंने कहा मैं गाइडेंस लेता हूँ, कहती प्लीज आप ध्यान में जाएं, गाइडेंस लें। मुझे आया कि अभी जाना चाहिए, आज ही जाना चाहिए। मैं आपके पास कार रेडी है, अभी चलते हैं। कहती बिल्कुल। ड्राइवर नहीं था, उन्होंने खुद ड्राइव कर लेके गई। मैं उस लेडी के यहाँ गया, वो स्टेज पे थी कि वो मेमोरी भी लॉस हो चुकी थी। उन्होंने मुझे देखा, आप हीलर हो? मैं क्या, मुझे जानती है?
कहती अगर जानती भी होती तो मैं मरी जा चुकी हूँ। मैंने कहा तो मुझे कैसे जानती ही, तो कह रही है आप हीलर हो। मुझे देख के स्माइल कैसे कर रही है, कहती है हमने 4 महीने बाद आज स्माइल करा किसी को देखकर। मैं भी हैरान हुआ कि ये चक्कर चल रहा है। कहती है आप हीलिंग कर दो। इन्हें कैसे पता कि मैं हीलिंग करने आया हूँ? चलो मैं हीलर हूँ, मैं मिलने आया हूँ, ये एक फैक्टर है। ठीक है, मैंने अपना रूटीन करते हुए हीलिंग शुरू कर दी। जब तक मैं हीलिंग करूं शी इज हैप्पी, जैसे मैं हाथ हटाऊं शी फील्स पेन। मेरे हाथ में स्वेलिंग आनी शुरू हुई हीलिंग करते हुए। हीलर्स के हाथ कभी स्वेल हो जाते हैं हीलिंग करते। 2.5 घंटा मैंने कॉन्टिन्यूअस हीलिंग करी, ना खाना खाया ना पानी पिया, कुछ नहीं करा, क्योंकि मैं वहां का एनर्जी देख रहा था। खाना पानी नहीं कर सकता, हम हीलर्स के साथ ये रिस्ट्रिक्शन होता है, हम हर जगह पानी नहीं पीते। घर का और अच्छा नहीं होता, हम पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। अब मैं खाली पेट अपना बैठा हूँ, भूख लग रही थी, तो मैं हीलिंग कर रहा हूँ। 2.5 घंटे के बाद में मुझे गाइडेंस फील हुई कि बस, मैं कहा अब के लिए हीलिंग काफी हो गई, मैं थोड़ी देर पहले चाहता हूँ साइड में होता हूँ। उस लेडी तो देखा, कहती आप रेस्ट कर लो। मैं कमरे से बाहर निकला, शी डाइड राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जब मैं घर में एंटर हुआ, व्हाइट कलर का स्किन था उनका, पेल हो चुका था स्किन उनका, ब्लूइश टर्न हो रहा था। पिंक स्किन देखी मैंने मरते हुए इस इंसान की। अगर आप मंक्स की डेड बॉडी देखें, पिंक स्किन होता है, बेबी फेस होता है। मैंने सुना था, मैंने अपने सामने कैंसर के पेशेंट को देखा। अब मैं कैसे कर रहा हूं? अगर किसी कर्म में मृत्यु है ना, तो मृत्यु आएगी। इसने हीलिंग लेके जाना था, वो हुआ। अगर गाइडेंस हमें कुछ कहती है ना, हम वो काम करते हैं, पर हम पहले परमिशन लेते हैं, क्योंकि उसने सबको बनाया है, वो जानता है क्या करना है। यदि कहीं पर पॉसिबिलिटी है, पता लग जाता है। और कई लोग ऐसे भी आते हैं जो हमसे बार बार कहते हैं कि हमारी हीलिंग कीजिए, पर मैं साफ साफ मना कर देता हूँ कि पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, कोई और कर ले, मेरे पास कर्म का सोल्यूशन नहीं है। एक बात और, हर हीलर के पास हर किसी की हीलिंग की परमिशन नहीं होती। हाँ, दिस आई हैव हर्ड। यस, मैं हर केस को सॉल्व कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल हम वही केसेस लेते हैं जो कि गाइडेंस हमें अलाउ करती है। अब चाहे मेरे पास ऑफर्स आते हैं, बहुत बार लैक्स के ऑफर आते हैं, आप इतना पैसा ले लीजिए, ये हीलिंग कर दीजिए, बट वी हैव टू रिफ्यूज। क्योंकि जिस दिन ये व्यापार करना शुरू कर दिया ना, ये ना तो विद्या मेरे काम की, और अब मेरे साथ कार्मिक क्लीयरेंस होना होगा, कर्म मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी फैमिली में जब मैं आया था हीलिंग फील्ड में, मुझे नहीं पता क्या क्या हो चुका है मेरे इतिहास में। जब से मैंने हीलिंग ज्वाइन करी, मुझे पास्ट लाइफ दिखनी शुरू हुई। मेरे दादा के साथ क्या हुआ, मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या गलतियां करी हैं, घर में पितृदोष था, उनको पता था, पापा ने कभी मुझे नहीं बताया, और ये बात मुझे पता लग गई कि घर में पितृदोष था। कंफर्म करने के लिए मैंने अपने अंकल से डिस्कशन किया एक दिन, मैंने घर में क्या ऐसा दोष था? कहते तुझे कैसे पता? कहते ये तो 60 साल पहले की बात है, ये तेरे दादा ने कभी इसके काम किए थे, इसके बिगाड़। मुझे वो घर दिखना शुरू हुआ जहां पितृदोष ओरिजिनेट हुआ था। मुझे फ्लैशेस आने शुरू हुए। अब ये डिस्टर्बिंग होता है स्टार्टिंग में, यहां डिसिप्लिन चाहिए होता है। हमारे पास फ्लैशेस आते हैं, हमें दिखना शुरू होता है। मैं आपसे डिस्कस करता कि एग्जॉस्टिज्म के लोग आते हैं हमारे पास में, एनर्जी कैप्चरिंग के लोग आते हैं। हर एग्जॉस्टिज्म में मैं नहीं घुसता, हर एनर्जी को हम रिमूव नहीं कर सकते। मैं एनर्जी से परमिशन लेता हूं, तब काम करते हैं। और कई बार क्या होता है, करने गए थे कुछ, हो गया कुछ और। इसके 2 एग्जांपल लेता हूं। एक बार मैं किसी की हीलिंग करने गया, वो जैसलमेर से मेरे पास हीलिंग करने आए थे, और दिल्ली के अंदर कहीं किसी होटल में ठहरे हुए थे। बच्चे की हीलिंग थी, उसे टिक्स आते थे, बॉडी कांपती थी, दवाइयां कर ली, सब कुछ कर लिया, बच्चा ठीक नहीं हो रहा। मैं हीलिंग करने के लिए गया, मैंने एंटर करा, रूम के अंदर बच्चे की हीलिंग चल रही है, टिक्स शांत हो गए, बॉडी फ्लक्चुएशन करती, फ्लिकरिंग करती, रुक गई। अचानक से उसकी मदर ने ऐसे आंख उठाई और आंखें पलट गई। मुझे आप देखना था, मैंने बच्चे को छोड़ा और माथे पे हाथ रख दिया, पता नहीं क्यों। अब मेरे पास कोई क्रिस्टल नहीं, कोई डिवाइस नहीं, कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं लेके आया, मैं फ्री हैंड आया हूं। और उसकी मदर ने, एक सेकेंडरी आवाज होती है कि जैसे हम भूत वाली साउंड निकालते हैं, मैं नहीं छोड़, ऐसे करके इस साउंड में बात करनी शुरू कर दी, और जोर से चीखी, पूरे होटल में आवाज गूंज गई। बाप बेटा कमरे से बाहर, गेट खोल के, सारा होटल बाहर को आ गया, और मैं माथे पे हाथ रखे बैठा हूं, और ये लेडी फुल एक्साइट हो चुकी है, एनर्जी एक्साइटेशन, ये मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगी, ये मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगी। मेरा हाथ एक स्ट्रॉन्ग हैंड है, मैंने उसके सर पे ऐसे हाथ रखा होता, और उसके दोनों हाथ मैंने अपने हिसाब से पकड़े होते, क्योंकि शी वाज अबाउट टू हिट मी। मेरा हाथ अगर मैं किसी का पकड़ लूं, छोड़ा नहीं सकते, मेरा हाथ में ताकत है।
उस लेडी ने मेरे हाथ की उंगली ऐसे खोलनी शुरू कर दी और मुझे फील हो रहा था ये ह्यूमन पावर नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है। एक लेडी मेरे हाथ को ऐसे नहीं खोल सकती, इस साइज की लेडी, बड़ी लेडी हो बिग साइज हो खोल सकती है, बट मेरी उंगलियां उसने ऐसे प्यार से खोलनी शुरू कर दी एंड आई कैन सेंस इट। मैंने पता नहीं मेरे में ऊर्जा कहां से आई, मैं डरा, मैं खुद डर गया कि ये कैसे एक्सपोजर होगा। मैंने पूछा तू कौन है, हु आर यू? घर में हूं, छोड़ूंगी नहीं। आई नेवर न्यू घर के अंदर कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता था एग्जॉर्सिज्म का केस बन जाएगा। मैं सिंपल हीलिंग करने गया था एंड इट टर्न इनटू समथिंग एल्स। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? मैंने मंत्र चैंट करे, मैंने लगातार जब मेरे को कुछ टेक्निक्स पता थी मैंने उनका यूज करा। शी काम डाउन और शी स्टार्टेड क्राइंग प्रोफ्यूजली कि मैं यही है, मुझे घर में दिखी है बहुत बार। मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने टिक्स का केस नहीं लिया and that came to as a surprise with me to me and I was completely on the back foot कि ये क्या कर रहे हैं लोग। मैंने कहा आपको पता है इसके बारे में? पति कहता हाँ। तो मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एनर्जी केस है ये, आप कैसे हीलिंग मांग रहे हैं? अभी मेरे को कुछ एग्जांपल और याद आ रहे हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ, आपके व्यूअर्स को भी काफी इसमें सीखने का मौका मिलेगा कि लोग कैसे हमें अप्रोच करते हैं, हीलर्स को अप्रोच करते हैं। मेरे एक स्टूडेंट के पास एक हीलिंग का केस आया लॉस एंजलिस से। लॉस एंजलिस से उन्होंने मेरे को कांटेक्ट करा कि हमें हीलिंग चाहिए। किया मैंने स्टूडेंट को था, स्टूडेंट से हैंडल नहीं हुआ, कहती सर आप कर लीजिए, मेरे से हो नहीं रहा है। अब मेरी स्टूडेंट खुद में एक अवार्ड विनिंग पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। मेरे को लगा कि अगर ये नहीं कर पा रही तो कुछ तो दिक्कत होगी। कहती मेरे बच्चे को डिप्रेशन है, इसका इलाज चल रहा है। मैंने कहा मैम मेरे को 1 महीना हीलिंग करनी पड़ेगी, तो मैं बताऊंगा आपके पास में दिक्कत क्या है। मैंने हीलिंग स्टार्ट करी। मुझे हीलिंग के अंदर बड़ी अनकंफर्टेबल स्टेट फील हुई। 5 दिन मैंने हीलिंग करी, मेरे हाथ बर्न होने शुरू हो जाए, मेरे शोल्डर में पेन आए, हार्ट में पेन आए। मैं कहा मैम आपके बच्चे पे एनर्जी अटैक है, ये हीलिंग तो है ही। कहती व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं घर के अंदर एक प्रेत बाधा है, भूत बाधा है। कहती हाँ वो तो है। मैंने कहा इतना सिंपली, मैं कहा इतना कैजुअली कौन आंसर कर सकता है इस बात का? मैं कहा आपके पिता की मृत्यु भी इसी से हुई थी? हाँ है। मैं घर में और लोगों की मृत्यु हुई? कहती हाँ। मैं कहा कितने लोग मरे घर में एनर्जी से? कहती मेरे 2 भाई और एक पिता। मैं कहा आपने मुझे बताया कि नहीं? कहती आपने पूछा ही नहीं। मैं कहा ये नॉर्मल कैसे थी ये सब चीजें? मुझे नहीं पता, मेरे पास पहला केस आया। मैं कहा मैम झूठ क्यों बोल रही थी हीलिंग कराने के लिए? दिस इज एनर्जी हीलिंग, यू आर ट्रीटिंग एज अ नॉर्मल हीलिंग, रेकी हीलिंग, कि मेरे बच्चे को डिप्रेशन दूर कर दो। मैम दोनों में डिफरेंस होता है। हीलिंग के अंदर हम अफर्मेशन लेते हैं सामने वाले की, और वो मान के ना राजी हो कि मुझसे कोई गलती करी है। मैम मैं तो हीलिंग करूंगा नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने कैसे हैंडल कर सकता, झूठ बोले मुझसे। मैंने कैसे छोड़ दिया। 3 दिन बाद मेरे पास कॉल आया, सर आई एम सॉरी, हीलिंग आप ही करेंगे। मैंने को फर्क आएगा बच्चे में, और बच्चे में दिक्कत क्या थी कि वो मदर को गालियां देता था, हाथ उठाता था उन पे, और एक नेगेटिव बिहेवियर दिखाता है। मैंने 3-4 बार उनसे कंफर्म करने का प्रयास करा कि क्या ये बच्चा आपसे नफरत करता है? नहीं, नफरत नहीं करता। कोई और दिक्कत है? उन्होंने और कुछ नहीं बताया, पर मुझे पता है स्टोरी के अंदर बहुत सारे लेयर्स थे। अब जब हीलिंग मिली तो वहां पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हुए, बट वो लगातार मुझसे कह रही है आप हीलिंग करें। अब मुझे गाइडेंस नहीं आ रही हीलिंग करने की। मैंने कहा कि हीलिंग आप सीखेंगे और हीलिंग आप ही करेंगे पहले इसकी, फिर मैं करूंगा। अब वो तैयार ना हो, मैं फिर हट गया। मैंने कहा मैं तो हीलिंग करूंगा, क्योंकि कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। मैंने आपके परिवार की तरफ से आया, और लड़के के पिता की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, माता की तरफ से दिक्कत है। ऐसे हमारे पास कितने केसेस हैं। और इसी केस का और आपको बताता हूं, जब इन्होंने हीलिंग सीखी, ये मेरी अब स्टूडेंट है और ये हीलिंग कर रही है, बच्चा बिल्कुल फाइन नहीं कर रहा है। तो ये जो एनर्जी अटैक्स होते हैं, ये होते क्यों है, और कुछ सिलेक्टेड लोगों पे ही क्यों होता है? फिर आपको क्या चाहिए ये आपको मन जानता है। मैं आपके पास यहां बैठा हूं और मैं बहुत ही संत महात्मा की तरह बोलूं, मेरे तो पॉडकास्ट में बिलीव ही नहीं है, मैं पेपराइजी में बिलीव ही नहीं करता, मैं शो ऑफ करने में बिलीव करता, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूं? क्यों बैठे हैं इस जगह पे? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मोटिव है कि प्रमोशन चाहिए, बट मुझे इस बात को क्लियरली एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, बोलना भी होगा, और थॉरोली बोलना होगा। एक कमांड के साथ में कि हाँ मैं व्यापारी हूं, मैं बेच रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता मैं बाबा हूं। बाबा हो तो चैनल पे क्यों बैठे हो? और बाबा हो तो बुलेट प्रूफ चैम्बर में क्यों बैठे हो? तुम्हें किसका डर है? तुम तो बाबा हो ना, तो तुम व्यापारी हो। पहले उसे खुल के बोल दो कि व्यापारी हूं, व्यापार कर रहा हूं, धर्म का व्यापार कर रहा हूं।
आई एम सॉरी, इस बात से बहुत लोग ऑफेंड होने वाले, उनको पसंद नहीं आती बातें सुनना। व्यापारी है ना, तो व्यापार कीजिए, बताइए कीजिए कि व्यापार कर रहा हूं। मैं एक हीलर हूं, पर व्यापारी नहीं हूं। मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं। मैं एक छोटा सा इंसान हूं, जैसे काम करना आता है, जिस काम को कर रहा है तभी से कर रहा है। अब मेरी चाहते भी होंगी, रिप्रेस्ड इमोशंस भी होंगे, एनर्जी ने मेरी चाहते पड़ी होंगी जो मेरी बॉडी में घुसी होगी और हीलिंग वगैरह मेरी करी होगी। मुझ पे एनर्जी अटैक क्यों नहीं हुआ? मेरे में स्पिरिचुअल पावर्स कहां से आ गई? क्योंकि पोजेशन तो ये भी है, पोजेशन वो भी होता होगा। कहते हैं चुड़ैल चिपट गई, चुड़ैल तो मुझ में चिपट गई होगी शायद, और मैं जब देख सकता हूं उन एनर्जीज को, तो मुझे क्यों नहीं चिपट रही? ये मेरे पास तो शील्डिंग है, उनके पास शील्डिंग नहीं है, तो ये तो पार्शियलिटी थोड़ी सी लग रही है मुझे सुनने में। लोगों के पास जो अपनी इच्छाएं होती हैं, जो विल होती है, एनर्जीज उस विल को ट्रेस करती है। जिस इंसान की बॉडी खुली होती है, एनर्जी पोर्स होते हैं, ओपन होते हैं, और इच्छाएं असंतृप्त होती हैं, इनकम्प्लीट होती है, वहां एनर्जी ऑक्यूपाई करती है। किसी भी ऐसी बॉडी में जो कि अपने में स्थित है, एनर्जी कभी प्रवेश नहीं कर सकती। जिसे हम स्वस्थ शरीर कहते हैं, वहां पर ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। ये काम मैं प्रूव कर दिखा चुका हूं। कई बार हमने उन लोगों से कांटेक्ट करा जो तांत्रिक थे, अघोरी थे। मैंने कहा एक काम करो, मुझे आप बाधित करके दिखाओ किसी भी प्रकार से, और अगर आपको लगता है कि बाधा हो सकती है और मुझ पे कुछ हुआ तो मुझे बताना। मिट जाओगे, तुम्हें ये हो जाएगा। मैं कहा मिटा तो सही, मैं तो चाह रहा हूं मिटने आया हूं। महादेव ऊपर बैठे हैं, देखते हैं ना कहां तक। ये तो वो नहीं है महादेव, तू महादेव होगा, फिर तो मिटा दे, तेरे हाथों मर जाऊंगा। मैं कहा बात तो मत करना, तू तो बात कर रहा है, विद्या दिखा रहा मुझे अपनी। ऐसे नहीं होती ये विद्या, प्रदर्शित करने में नहीं होती। मैं कहा बेटा जब विद्या होती है ना, वहां कुछ तो दिखा देगा ना मुझे। तो बातें समेट हम कर, तो बातें बना। पोजेशंस के मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि हम कहते हैं कि वो एनर्जी ने काम करा। एनर्जी बिना परमिशन के किसी का काम नहीं कर सकती। आपकी बॉडी अगर उसे परमिशन नहीं देगी, वो एंटर नहीं कर सकती। ऐसे ही जब उसका मैनिफेस्टेशन ओवर हो जाएगा, बॉडी लीव कर जाएगी। कई मूवीज बनी है इसके ऊपर कि एनर्जी जब ओवर कर लेती है अपना पर्सपेक्टिव, तो रिलीज हो जाती है। चाहतों का संसार है सर ये। आपकी चाहतें ही आपको भाग्य बनाएंगी। आपकी एक भी चाहत इनकम्प्लीट नहीं जाएगी, अब चाहे जरिया कोई भी बने पूरी करने का। और जब आपने मनसा वाचा कर्मणा में कोई चाहत बना ली, तो ऊर्जा भी बैठी है ना। तो चाहे आप फिर हीलर बन जाएं, योगी बन जाएं, भोगी बन जाएं, रोगी बन जाएं, या इवन डॉगी बन जाएं, किसी भी योनि में जा सकते हैं आप। अपना आपका चुनाव है। आपके मन के इमोशंस आपको क्या बना देता है। योग करने वाले इंसान की चाहते थी डिसिप्लिन का, तो योग में चला गया। हर कोई योग में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि चाहते वैसे नहीं। whenever you are having some clarity in your head, when you are producing a affirmation, जब आप affirmation create करते हो, क्लैरिटी है, तो आप उसी योनि में चले जाते हो, उसी रूप में चले जाते हो। हम ही कहते, हमारे शास्त्रों में लिखा है इस बात के बारे में, हम भी कहते हैं आपके अगले जीवन में आपकी योनि क्या होगी, ये आपके इस बर्थ के आखिरी विचार पर डिपेंड करते हैं। आपका जो अंतिम विचार है मरते वक्त, वो आपकी अगली जीवन की योनि डिसाइड करेगा। अगर चाहतों का इम्पैक्ट नहीं होता सर, तो ये बातें कैसी फैल रही है। हीलिंग के अंदर जब हम हीलिंग देते हैं किसी बॉडी को, तो होता क्या है कि उनकी ऊर्जा का संचार प्रॉपर होना शुरू होता है पूरे शरीर के अंदर। जहां भी अटकान है वो हिलेगी। हीलिंग से ऐसा नहीं होता कि सब लोग बहुत खुश होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हीलिंग से पहले पेन इनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जहां पर अटकान थी ना, वहां पर इमोशनल सेंटर था। ये बिल्डिंग है, ये पिलर्स पे खड़ी होगी। अब पिलर्स थे ईगो के, पेन के, मैंने पिलर हटा दिया, बिल्डिंग हिली। अब मुझे अगला पिलर देना पड़ेगा, तो मैं स्पिरिचुअल पिलर प्रोवाइड करता हूं, डिसिप्लिन पिलर प्रोवाइड करता हूं। इमोशनल पिलर हटा, डिसिप्लिन कैप्चर कर लेगा, तो डिसिप्लिन पिलर आते ही लाइफ फिर से फॉर्म होती है। इसीलिए आई थिंक जो आपने अभी तक बातें कही, उसमें मतलब जो मैंने सीखा कि जो अपनी ब्रह्म मुहूर्त वाली बात की, डिसिप्लिन। अगेन योग जब भी हम करते हैं, कोई भी सिखाए वो डिसिप्लिन सिखाता है। सांस लेना आपने बोला, तो दैट इज आल्सो डिसिप्लिन, कि आप सांस किस तरह से लेते हैं। तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम, आप किसी भी योगाचार्य, गुरु की कहीं भी बात के बारे में करिए। आप कृष्ण और अर्जुन का एग्जाम्पल लीजिए। अर्जुन के पूरे जीवन में कृष्ण डिसिप्लिन के अलावा क्या सिखा रहे हैं? गीता क्या है अपने आप में, खुद में डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन से ऊपर लाइफ है ही नहीं, और लोग कहते हैं डिसिप्लिन के अलावा लाइफ है। एनिमल आप थे, आप ह्यूमन हो चुके हैं। जो मूल आधार चक्र होता है, जो बॉडी का बेस कहते हैं इसे, वहां आपकी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं। आप उस एनिमलिस्टिक में ही केंद्रित रहना चाहती हैं, उससे ऊपर उठना चाहते हैं। एक प्रोसेस होता है उसे कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं, कुंडलिनी जागरण कहते हैं। आपकी ऊर्जा ऊपर उठना चाहती है, आप बीच का पाइपलाइन तो क्लियर कर दो। आपने बहुत कुछ भर रखा है इसके अंदर, ये क्लियर हो जाएगा, अपने आप अवेकनिंग हो जाएगी। कहते हैं गुरु ही अवेकनिंग करेगा, मैं एग्री करता हूं, बट उससे बड़ा गुरु कौन है? जो इतने मनीषी हुए हैं, इनके लिए तो मतलब खुद ही महादेव आ गए फिर तो अवेकनिंग करने कि बेटा तुम्हें अटेनमेंट देने में ही आ सकता हूं। एक व्यापार है, एक डिसिप्लिन है कि नॉर्मल इंसान को ये बातें समझ में नहीं आती तो गुरु चाहिए, एग्री ऑन दैट पार्ट। बट अगर आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में जाना है ना, तो यू नीड टू सिट इन मेडिटेशन, आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। बट आप क्योंकि वो प्रोसेस में खुद नहीं जा पाते, बिना डंडे के प्यार वो नहीं होता इन चीजों से, तो गुरु चाहिए होता है। गुरु की इंपॉर्टेंस यहाँ आती है। आप किसी भी गुरु को सुन के देखिए, वो हर वक्त डिसिप्लिन की ही बात करते हैं। एनर्जी फील्ड भी डिसिप्लिन का है। जब हम किसी बॉडी को हीलिंग करते हैं, उसके अंदर के अवरुद्ध जो पॉइंट्स होते हैं, जो अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो रिलीज होती है। बॉडी डिसिप्लिन लेती है कि ये एनर्जी का फ्लो था, ऐसे होना चाहिए आइडियली, वापस आ गया, बीमारी दूर हो गई। लोग कहते हैं आपको क्योर कर दिया, हील कर दिया। नहीं, आपने इस बॉडी को उस स्टेट में ले आए जो कि इसके लिए आइडियलाइज स्टेट है। बॉडी आइडियल हो गई, कंटेंट में आ गई, अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ गई, हील ही हो गई। स्वस्थ रहना हमारी बेसिक फितरत है। हमारी बॉडी को अस्वस्थ तो करना पड़ता है, घटिया सोच के, घटिया खा के, घटिया मैनिफेस्टेशन करके, अपने आसपास बेकार चीजें करके। तो बॉडी तो फिट रहना चाहती है भाई। आप किस जानवर को देख लो, खाता है, एक्टिव रहता है, फिट रहता है। ह्यूमन ही ऐसा क्यों है कि अनफिट होता है, बीमार होता है? जानवर तो अगर आप नेचुरल फिनोमेना में देखें उसे, जंगलों में तो क्या भालुओं को बुखार नहीं होता होगा? होता है। फिर क्या करता है? घास खाता है, थोड़े दिन भूखा रहता है, अकेला बैठ जाता है गुफा में। जानवर को समझ में आ गया, इंसान को नहीं आया। That is healing. हीलिंग कुछ चीज नहीं जो हम बाहर से करते हैं, हीलिंग कुछ ऐसा जो अंदर से इन्वोक होता है। इट कम्स विद इन, ये बाहर से नहीं आती। तो विदाउट डिसिप्लिन देयर इज नथिंग। दिस इज समथिंग जो मतलब एक जो चीज मेरे लिए जो टेक बैक होगा फ्रॉम दिस एपिसोड, वो डिस्प्लेसमेंट वाली जो अपनी चीज कही थी वो, एंड ये जो आपने मन से, कर्म से और आपके वचन से ये जो चीज थी, दिस वुड बी द थिंग जो मैंने सीखी इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से। क्योंकि ये सीखने के बाद मुझे पता चला कि टू गेट हेल्थियर आपको इसी शायद मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कि जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो और जो आप कर रहे हो, यू मैनिफेस्ट दैट। एक प्रश्न और जो मैं अभी थोड़ा सा रह गया मेरे को आंसर करने से, कि शैमनिज्म के बारे में। हाँ, ये जो अवस्था है ना ध्यान की, हमारा ये जो वर्ड शामन है, कई लोगों ने कहा रशिया से आया, कई लोग कहते हैं इजिप्शियन है, ये श्रवण वर्ड से आया है। ओके, सुनना। आप जब सुनते हो ना तो आपको सब कुछ सुनाई देता है। शामन वो है जो सुन सकता है, किसकी? हर चीज की, हर प्राणी की। अब आप इसमें कई बार सुनते होंगे कि आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं शामन, बॉडी में घुस जाते हैं शामन। कनेक्टिविटी वाला इंसान कहीं भी घुस सकता है। जैसे कनेक्टिविटी आती है, वो इस बिल्डिंग के एक ऑरा में जा सकता है, एक पार्टिकल में आ सकता है, एक ब्रिक में आ सकता है। वो ऐसे ही किसी भी स्पीशीज से कांटेक्ट कर लेगा। जैसे समझना आता है, सुनना आता है। हमारे पुराने टाइम पर श्रुति और स्मृति दो तरीके थे पढ़ने के, कि सुनो और याद रखो। हमने सुनना ही बंद कर दिया। श्रवण की जो विद्या थी ना, वही शमन की विद्या होती है। इनके अंदर क्या होता है, अब ये शमन क्या है? एक स्टेट है, ये एक विद्या है, एक प्रैक्टिस है। जो मैंने आपको बोला पास्ट लाइफ एक एक्सपीरियंस होता है, वो शमन पर आधारित है। और एक बाद में पता लगा कि शमन था, इसमें भी हूं मैं। जब एनिमल्स को देखता हूं ना, तो मुझे उनके विचार सुनाई देते हैं। ओके, मैं जानवरों को हाथ लगाता हूं, मुझे दर्द पता लगता है कहां से पेन है। पौधों को हाथ लगाया, पौधे में दिखाई दिया कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है, ये काम करेंगे, हो जाएगा। और ऐसा लगा पौधे ने बात करेंगे। मैंने ह्यूमन बॉडीज को हाथ लगाया तो पता लगा कि हाँ अच्छा यहाँ पर पॉइंट है, इसको हील करना चाहिए। इंसान के सिर में दर्द है, मैं उसकी किडनी हील कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं सर सिर में दर्द है, किडनी क्यों हील करो? मैं कह रुक जाओ, 15 मिनट बाद उसको सिर दर्द खत्म, क्योंकि रीजन नीचे है, किडनी के पास है। शामन के पास में वो ऊर्जा होती है, वो एक
वाइब्रेशन से जुड़ने का तरीका होता है। अब इसके लिए हम आर्टिफिशियली एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि आपको मैं कुछ बीट्स दूं, आपको मैं कहीं कोई फ्यूज दूं। आयोवास्का करके एक चीज होती है, राइट? जी, बहुत सारे बार्क भी यूज करते हैं, स्टेम यूज करते हैं, रूट यूज करते हैं, ओपाइड्स और नॉन ओपाइड्स यूज, बहुत, मतलब मैं यहाँ क्या क्या जिक्र करूं। लोग मेडिसिन यूज करते हैं उस ट्रांस को ऑब्टेन करने के लिए। ट्रांस एक्चुअली आप नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं। म्यूजिक यूज करते हैं, राइट। अफ्रीकन ट्रेडिशन के अंदर एक साउंड का थेरेपी होता है, Correct. एक रिदम होता है। अगर मैं ये म्यूजिक लगातार बजाता रहूं, यहाँ का माहौल अलग हो जाएगा। शिव का डमरू का जो म्यूजिक है, ये बहुत बड़ा अपने आप में आपको ट्रांस में ले आने का तरीका है। विष्णु का शंख, नारद की वीणा, सरस्वती की वीणा, सबके पास ये एक इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है इनके पास में, ये प्ले करते हैं उसे। और जो शिव ने वीणा बजाई, पूरा संसार मंत्रमुग्ध हो गया। रुद्र वीणा कहते हैं उसे। वो वीणा ऐसी है जो आपके अंदर एक ऊर्जा भर देती है। तो आप कौन सी स्टेट में जाते हो? ट्रांस में जाते हो। ट्रांस के बारे में तो हमारे धर्म ग्रंथों में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तांडव के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां ट्रांस ही तो है कि शिव अपने ट्रांस में है। कभी हैप्पीनेस का तांडव है, कभी सैडनेस का तांडव है, कभी ब्रुटैलिटी का तांडव है। तांडव हर स्टेट में है। हम उसे प्रलय से जोड़ते हैं कि जब तांडव होगा विभत्स होगा। नहीं, जब शिव खुश है पार्वती के लिए तांडव कर रहे हैं। अब जो देखने वाला इंसान है वो उसे फिर ऐसे नरेट कर रहा है। तन्नु ऋषि ने अपने तरीके से उसे नरेट कर दिया तो तांडव कह दिया। पर वो है डांस ऑफ इमोशन है, रिदम है, ट्रांस स्टेट है कि इंसान खुश था, उस स्टेट में चला गया। शैमन्स भी ऐसे होते हैं, वो एक स्टेट में जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोना शुरू कर देते हैं, कभी नाचते नाचते पागल हो जाते हैं। वो अपने एक स्टेट को इंड्यूस करते हैं जहां पर वो हर चीज को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। राइट। श्रवण खाली सुनने से नहीं होता। श्रवण का मतलब है फीलिंग, एम्पैथी, कनेक्टिंग विद द एम्पैथी आल्सो। ये भी शैमनिज्म का पार्ट है। हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं किसी घर पे हीलिंग करने गया था। मैंने उनके घर में एंटर करा, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पड़ोसी ने ब्लैक मैजिक करके बाधा में डाल रखा है, बाधित कर रखा है। घर के अंदर हम गए, उनके साथ में एक हीलर और थे हमारे साथ। मुझे जाते कुछ लगा कि इस घर में एनर्जी है। मैंने उन इंसान की माता से पूछा कि क्या आपका अबॉर्शन हुआ है कभी? कहती हाँ। एनर्जी फील हुई। थोड़ी देर बैठा, एक और एनर्जी फील हुई। मैं क्या आपके 2 अबॉर्शन है? कहती हाँ। आधा घंटा बैठा, मुझे तीसरी एनर्जी फील हुई। मैं आपके 3 अबॉर्शन हुए? कहती हाँ। मैं कितने हुए मुझे पहले बता दो। तुम मुझे बता के नहीं रही। कहती मुझे आप पूछ रहे तो मुझे याद आ रहा है, तो मुझे याद ही नहीं है। घर में 3 ऊर्जाएं फील हुई। मैंने मदर से कंफर्म करा दिया, हीलिंग करी, रिजल्ट आया। मैंने बता दिया एनर्जी कहां पर प्लेस्ड हो रही है, ये कुछ चाहती है, वो कर्म करना पड़ेगा, चली जाएंगी ऊर्जा। ऐसे कुछ बातचीत हुई हमारी। अब वो इंसान हम भरोसा ना करके थे। वो गाड़ी मुझे छोड़ने आ रहा था। जब गाड़ी चला रहा था मैं पीछे बैठा था। मैंने कंधे पे टैप करके बोला, आपका अपनी पत्नी के अलावा किसी से कोई संबंध है? अब एकदम से कार ना उसकी इम्बैलेंस हो गई। मैंने कहा ये मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये आपके दिमाग में जो आ रहा है ना कि इंसान फेक है और कुछ नहीं जानता, मैं उसे खारिज करने के लिए बताया। मैं कहा मैं आपकी बीवी को नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ना अपनी अवस्था ना त्यागें। तो मुझ पर डाउट करने से कुछ नहीं होगा। आपके घर में कोई दिक्कत है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब जब हम एनर्जी से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो सुनाई देता है, दिखाई देता है। कैसे करते हैं ये खुद भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट विद यू। कोई कहे कि मैं इस तरीके से करता हूं, उस तरीके से करता हूं, नहीं आंसर है इसका। बट व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ विद समथिंग, इट विल कनेक्ट। और हम देख सकते हैं शामन संप्रदाय जो होता है वो सुन सकता है, कनेक्ट कर सकता है, और वहां के लोग किसी भी चीज से जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको हीलिंग बताया कि हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो आत्माओं से जुड़ते हैं, किसी की स्पिरिट से जुड़ते हैं। सिर्फ यहीं तक सीमित कर दिया, ऐसा नहीं है। शमन किसी से जुड़ सकते हैं। आपको उसके लिए कोई स्टेट चाहिए होती है तो कभी कभी इंड्यूस करनी पड़ती है, कहीं दैट इज राइट। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट बिकम्स द एंडिंग एज वेल ऑफ द पॉडकास्ट। एग्जैक्टली, या कि दिस इज एक्चुअली शमन। एवरीथिंग इज एनर्जी बेसिकली, एंड हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बस हमें उस फ्रीक्वेंसी में टैप करना है। प्रॉब्ली उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। पहले डिसिप्लिन ऑफ ब्रीदिंग,
डिसिप्लिन ऑफ वाटर इनटेक, नहीं तो ये शारीरिक स्टेट में कोई भी इंड्यूस कर सकता है। आप अपने काम में जुड़ सकते हैं। और एक मैं टॉपिक और थोड़ा सा आपको इसमें कहना चाहूंगा कि लोग समझते हैं आध्यात्म अलग है और लाइफ नॉर्मल अलग है। अगर हम आध्यात्मिक हो गए तो नॉर्मल जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं। आप अपने काम में ही आध्यात्मिक हो सकते हैं, और आध्यात्मिक होने के बाद आपको अपने काम में और मजा आएगा, आप उसे पहले से ज्यादा अच्छी एनर्जी से कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं है कि आपके एक छोड़ना पड़ेगा तो ही कुछ मिलेगा। आध्यात्म हर जगह है, इट्स लाइक सॉल्ट, राइट। ये खाने में एक फ्लेवर लाता है, ये खाने को खराब नहीं करता कि तो सॉल्ट खाइए या खाना खाइए, इट एड्स फ्लेवर, राइट, इट मेक्स द फूड गुड इन क्वालिटी। तो चाहे आप कोई प्रैक्टिस कीजिए ना कीजिए, और हीलिंग संबंधित एक बात और मैं कहता हूं कि हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको हीलर बनने का अधिकार नहीं है, हीलर कोई भी हो सकता है। अपने घर में बीमारी है तो उसकी हीलिंग की जिम्मेदारी आपकी है, अपनी लाइफ के डॉक्टर आप खुद हैं। ये नहीं कि बाहर से हीलर आएगा और वो हमें हीलिंग करेगा। बॉडी को और माइंड को ठीक करने के लिए आपको अपनी हीलिंग सीखनी चाहिए। हम बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं वेयर वी ब्रिंग इन हीलर्स, वेयर वी ब्रिंग इन वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी हमने पॉडकास्ट किया। आप खुद भी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, मैं आपका जो डिस्कशन पढ़ रहा हूँ पर्सनली आई वांट कि ये पॉडकास्ट का एक पर्पस है कि जो भी ये पॉडकास्ट देखे वो एक टेक अवे कुछ लेके जाए, एंड एक कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज आप लोगों को बता सकते हैं जो वो आज से ही फॉलो करना चालू कर दे। कोई भी चीज हो सकती है, छोटी मोटी कोई भी चीज, जिससे उनकी लाइफ बेटर हो सके। जी, अपने एक्शंस पे ध्यान दें। आप श्वास लेते हैं, आप इग्नोरेंट अवस्था में लेते हैं, आज से अपने ब्रेथ पे ध्यान दें, अपने वाटर इनटेक पे ध्यान दें, अपनी लाइफ में स्टेगनेंसी को हटाने का प्रयास करें। ये 3 चीज अगर कोई कर लेगा तो उसकी लाइफ बेटर हो सकती है। आपको कोई ऑकल्ट साइंस सीखनी है, आपको लाइफ बेटर करनी है, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होता कि आप कुछ इम्बाइब करोगे, ये ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट है, आप कर लोगे। इसके लिए कुछ फैंसी या आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक तो पहले हवा, फिर पानी, और एक अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन 3:30 बजे 4 बजे अगर हो सकता है तो बेस्ट टाइम है, नहीं तो जब भी टाइम मिले मेडिटेशन करें, इम्पैक्ट तो आएगा, राइट। बीमारी है, कोई क्रूशल डिसीज है, कोई डॉक्टर कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक बार एनर्जी के हवाले छोड़ के देखो, गिव इट अ ट्राई। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। टुवर्ड्स द एंड, जिस चीज से हमने शुरुआत की थी, आपने मंत्र पढ़ा था, गायत्री मंत्र आपने कहा था, वैसे ही कोई और मंत्र है, इस गायत्री मंत्र आप उसी से एंड करिए। मैं गायत्री मंत्र से ही करता हूँ कि हमारे पास शुरुआत और अंत यही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव, हर हर महादेव।